यदि आपने पहले ही पार्ट 1 देख लिया है तो आप इस टाइमलाइन में पार्ट 2 भी देख सकते हैं। चलिए बिना किसी बकचोदी के वीडियो शुरू करते हैं। हाथ जोड़कर थियोडोर मिलर की तरफ मुड़ते हुए उस आदमी ने डिक्लेयर किया कि वो कभी मैजिशियन नहीं बनेगा। लड़के का चेहरा सलाखों की परछाई से ढका हुआ था। जेल के अंदर से जो कैदियों के लिए बनी थी, रोशनी की किरणें टूटकर आ रही थीं। हाथ सीधा करते हुए वो लड़का धीरे धीरे अरीना में चल पड़ा। एक बड़े जादुई ऑब्जेक्ट के सामने पहुंचकर जो हवा में लटक रहा था, वो एक जगह फ्रीज हो गया। स्टोरी बताती है कि यहाँ रॉयल चैंपियनशिप ऑफ मैजिक हो रही है, यानी स्टूडेंट टूर्नामेंट का फाइनल। अरीना की तरफ बढ़ते हुए लड़के ने अपनी जैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। फिर हल्की सी मूवमेंट से उसने जैकेट उतार दिया। उसके रास्ते में एक लड़की आ गई जिसके कपड़े हवा के तेज झोंकों से उड़ रहे थे। कॉन्सेंट्रेट करते हुए लड़के ने अपने हाथों में माना कि आग जैसी क्लाउड बना ली। हथेलियां कसते हुए वो अटैक के लिए रेडी हो गया। जैसे ही वार हुआ, लड़ाई की जगह पर डस्ट का बड़ा बादल उठ गया। हिस्ट्री बताती है कि ये लड़ाई वर्जिन एकेडमी के पीछे रह जाने वाले स्टूडेंट थियोडोर मिलर और ब्लू टावर की राइजिंग स्टार सिल्विया ड्रंकस के बीच थी। स्मोक स्क्रीन में क्राउच करके बैठे थियोडोर ने आगे की मूव का इंतजार किया। उसके चेहरे पर टेंशन और एक्साइटमेंट साफ था। स्मोक क्लाउड में ब्लू माना की लहरें दिख रही थीं। हीरो के सामने कई मैजिकल क्रीचर्स की सिलुएट्स उभर आईं। जो उसने देखा उससे वो शॉक्ड रह गया। उसी वक्त सिल्विया की टेक्निक ने अटैक किया। शॉकवेव से थियोडोर जमीन पर गिर पड़ा। आर्म्स क्रॉस करके हीरो ने सिल्विया का अटैक डॉज कर लिया। जमीन से उछलकर वो उसकी टेक्निक के बंधन से निकल आया। मैजिकल क्रीचर्स ने फिर अटैक करने की कोशिश की। सावधानी से थियोडोर ने मित्रा को बुलाया। अचानक उसके पीछे एक छोटी लड़की आ गई जिसने हाथ आगे करके सिल्विया की टेक्निक को रोक लिया। हीरो के सामने एक बड़ी अर्दन वॉल खड़ी हो गई। ड्रंकस ने अपना मैजिकल स्टाफ उठाया और एक जगह फ्रीज हो गई। स्मोक क्लाउड से लाइट की एक चमक निकली। सिल्विया का चेहरा कंफ्यूजन से घिरा हुआ दिखा। थियोडोर के हाथों में लाइट ऑरा का क्लॉट चमक रहा था। हथेलियां कसकर हीरो एक जगह फ्रीज हो गया। पावरफुल ऑरा का स्ट्रीम सिल्विया की तरफ भेजते हुए थियोडोर ने अटैक की तैयारी की। उसकी टेक्निक बिजली की तरह ड्रंकस की तरफ भागी। फेस पर चिंता के साथ सिल्विया ने हीरो का अटैक रोकने की कोशिश की। मैजिक स्टाफ फिर उसके हाथ में आ गया। जो उसने देखा उससे सिल्विया के चेहरे पर असली शॉक छा गया। गुस्से में थियोडोर ने दांत पीस दिए। फाइट की जगह पर एक अननोन ऑब्जेक्ट अब भी हवा में लटक रहा था। ऑडियंस में बैठे लोग डरते हुए आउटकम का इंतजार कर रहे थे। बैटलफील्ड से उठी धूल में सिल्विया का चेहरा छिप गया। थियोडोर की नज़र चिंता से भरी हुई थी। उसने जो देखा उससे वो फिर शॉक्ड रह गया। उसकी नज़र सिल्विया पर पड़ी जो हवा में तैर रही थी और उसके ऊपर बहुत सारे तीर उठे हुए थे। ड्रंकस की आंखें ब्लू ऑरा की धाराओं से ढकी थीं। हीरो ने घबराकर मुट्ठियां भींची और अटैक की तैयारी की। सिल्विया के उड़ते बालों ने उसका चेहरा ढक लिया। कॉन्सेंट्रेट करते हुए थियोडोर ने हथेली उठाई। दोनों की ऑरा स्ट्रीम जोरदार लड़ाई में टकराईं। हीरो की पीठ को देखते हुए हाथ जोड़कर आदमी ने फिर पूछा कि आखिर उसने टूर्नामेंट में हिस्सा क्यों लिया। मुंह थोड़ा खोलते हुए थियोडोर ने कहा कि इसका रीजन मैजिशियन बनना है। धुंध से ढकी सड़क पर एक बोर्ड था जिस पर लिखा था कि वहां एक दुकान है। अपनी सीट पर बैठा एक अजनबी डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। एक डॉक्यूमेंट पर नजर डालते हुए और हीरो का नाम लेते हुए उसने पूछा कि क्या उसे पता है क्यों बुलाया गया है। नजर फेरते हुए थियोडोर ने कहा कि हाँ। सीरियस एक्सप्रेशन में आदमी ने कहा कि सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ 3 पॉइंट्स कटे हैं। उसने ऐड किया कि अगर ये इग्नोर कर दें तो हीरो का रिजल्ट लगभग परफेक्ट है। थियोडोर की ब्लैंक नजर देखकर उसने कहा कि टेस्ट लिखना अकेडमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। शैडो में डूबे थियोडोर को देखते हुए स्ट्रेंजर ने कहा कि उसकी मैजिकल एबिलिटीज को देखकर बाकी बचे समय में प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। अकेडमी की खिड़कियों के बाहर लगातार बारिश हो रही थी। ये सुनकर हीरो का चेहरा इरिटेशन से भर गया। स्ट्रेंजर ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो शायद वो अकेडमी से ग्रेजुएट भी ना कर पाए। हाथ जोड़कर उसने पूछा थियोडोर किस कोर्स में है। नज़र नीचे करते हुए हीरो ने कहा कि वो 2nd ईयर में है और अब तक पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाया। ग्लासेस ठीक करते हुए स्ट्रेंजर ने बताया कि पूरे 3 साल बीत गए हैं पर फिर भी वो 2nd सर्कल की स्किल मास्टर नहीं कर पाया। आंखें बंद करके मेन कैरेक्टर ने बोल दिया कि हाँ ऐसा ही है। अपना हाथ चेहरे पर ले जाकर उस अजनबी ने कहा कि ये तो पूरी तरह से होपलेस सिचुएशन है। उस अजनबी को देखते हुए जिसने अलमारी खींच निकाली थी, थियोडोर ने सोचा कि उसे सब पता है, आसपास के लोगों की हंसी मजाक और दया की बातें। सोचते सोचते मेन कैरेक्टर ने नोट किया कि कड़वा सच यही है कि उसमें कोई मैजिक का टैलेंट नहीं है। अजनबी ने थियोडोर को एक चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा कि ये उसका आखिरी मौका है। हाथ टेबल पर रखकर उसने माफ़ी मांगी कि हर साल उसे बुरी खबर ही सुनानी पड़ती है। उस चिट्ठी को देखते हुए जिसके बीच में लाल सील लगी थी, अजनबी ने कहा कि ये साल आखिरी होगा और फिर से थियोडोर को लेने को कहा। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि हकीकत यह है कि जिंदगी में वो अकेला है। थियोडोर का हाथ दरवाजे के हैंडल तक बढ़ा। सिर घुमाते ही मेन कैरेक्टर ने कुछ देखा। चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ थी जिनके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। चिट्ठी कसकर पकड़ते हुए थियोडोर मन ही मन चाहता था कि वो लोग उसे देखना बंद करें।
भीड़ के बीच से निकलते हुए मेन कैरेक्टर को लगा कि उसने सब सुन लिया। दया, मजाक, हमदर्दी, हंसी, नफरत, चैन की सांसें, ताने। उसके चेहरे पर असली वाली नफरत भर गई। थियोडोर ने सोचा कि अब बहुत दूर आ चुका है, सिर्फ कान बंद करके नजरअंदाज नहीं कर सकता। सीढ़ियों पर टिकते हुए मेन कैरेक्टर को लगा कि अब तक वो टूटी कांच पर चल रहा था, पर चुने हुए रास्ते से मुड़ नहीं सकता। उसके हाथ दरवाजों को छूते हैं जिनके बाहर तेज रोशनी दिख रही थी। उन्हें खोलते ही थियोडोर एक बड़ी सी लाइब्रेरी के सामने खड़ा था। सोचते सोचते उसने कहा कि इसी तरह वो इंसान बना जो अपनी मौत और किस्मत से लड़ता है। बहुत सारी किताबें हाथों में लिए मेन कैरेक्टर ने सोचा कि उसके पास बस पढ़ते रहना ही एक काम है, इसलिए वो लाइब्रेरी आ जाता है टाइम पास करने। मुंह पर हाथ रखते हुए थियोडोर ने सोचा कि ये सब तो वो 1000 बार पढ़ चुका है। एक शेल्फ पे हाथ रखते हुए उसने नोट किया कि ऐसे ही वो स्ट्रेस मैनेज करता है। गाड़ी के पास आते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि लाइब्रेरी में वैसे भी कोई नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस थ्योरी से ज्यादा जरूरी है और यहाँ हमेशा शांति रहती है जो पढ़ने के लिए सही है। ख्यालों में खोया थियोडोर एक ही जगह जम गया। उसकी नज़र एक किताब पर गई, जिससे उसने सोचा कि क्या ये हमेशा से यहाँ थी। उंगली रखकर थियोडोर ने नोट किया कि ये पहली बार देख रहा है। एक रहस्यमयी चीज ने उसकी उंगली को जकड़ लिया, जिससे वो चौंक गया। अचानक कहीं से मॉन्स्टर आ गया और थियोडोर को पकड़ने की कोशिश की। वो सदमे में था। लगभग पूरी तरह निगल जाने से पहले मेन कैरेक्टर ने मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की। चेहरे को हाथ से ढकते हुए थियोडोर ने किसी को सुना जो उसे पुकार रहा था। डरे हुए प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए अनजान इंसान ने पूछा कि क्या वो उसे सुन पा रहा है। हाथों पर टिकते हुए थियोडोर सोच रहा था कि क्या सच में उसने सुना। बीच में रोककर उस अजनबी ने कहा कि अपने हाथ को देख। सिर घुमाते ही मेन कैरेक्टर ने सुना कोई कह रहा है कि उसने नहीं सुना। फिर से बोला, हाथ देखो। थियोडोर की आंखों में असली वाला डर था। उसका ध्यान उस हाथ पर गया जहां से आवाज आ रही थी। फिर उसने किसी तरह हथेली घुमा ली। हाथ को देखते हुए थियोडोर हैरान था कि ये क्या है। गला साफ करते हुए वो रहस्यमयी प्राणी बोला कि अब वो आखिरकार सांस ले सकता है। ये देखकर मेन कैरेक्टर डर के मारे चीख पड़ा। उस अजीब चीज ने कहा कि थियोडोर बहुत जल्दी हैरान हो रहा है। डरे हुए प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए उसने दोबारा कहा कि अभी हैरान होने का टाइम नहीं। हाथ साइड में करते हुए थियोडोर ने मन ही मन सोचा कि क्या ये चीज सच में बोल सकती है। समझ नहीं आया कि हाथ पर कौन सा पर्पल टेंटेकल है। जीभ बाहर निकालते हुए वो क्रिएचर बोला कि उसे भूख लगी है। उसका ध्यान उस प्राणी पर गया और मेन कैरेक्टर वहीं जम गया। फिर अचानक हाथ जोर से हिलाते हुए वो चिल्लाने लगा। ये देखकर कि क्रिएचर ने किताब को जीभ से पकड़ लिया है, थियोडोर ने उसे रुकने को कहा। चिल्लाते हुए उसने बार बार यही कहा। प्राणी की जीभ पकड़ते हुए मेन कैरेक्टर बोला कि बस मेरी बात सुन। थियोडोर की उंगलियों पर टिकते हुए क्रिएचर बोला कि उसे दर्द हो रहा है। मेन कैरेक्टर का हाथ काटते हुए उसने कहा कि छोड़ दे। तेज दर्द से थियोडोर जोर से गिर पड़ा। हैरानी से मेन कैरेक्टर ने सोचा कि उसी पल ढेर सारा ज्ञान उसके दिमाग में घुस गया और उसे समझ आ गई। थियोडोर के चेहरे से चिंगारियां निकली जो आभा की तेज लहरों से बनी थीं। सोचते सोचते उसने नोट किया कि आज तक वो गिनती भूल चुका था कि कितनी बार मैजिक सीखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। आंखें खोलते ही थियोडोर ने सोचा कि अचानक उसके दिमाग में आवाज आई कि हाथ आगे बढ़ाओ। ध्यान लगाकर मेन कैरेक्टर ने कहा कि जिसके लिए मेहनत कर रहा था वो अब हो गया। मुंह हल्का खोलकर थियोडोर ने बिजली का मंत्र बोला। अचानक लाइब्रेरी में जबरदस्त धमाका हुआ। सदमे में मेन कैरेक्टर एक ही जगह जम गया। उसकी नज़र उस हाथ पर गई जिससे आभा की चिंगारियां निकल रही थीं। सिस्टम ने बताया कि ये सेकंड सर्कल का बिजली वाला मंत्र है और वो सीख लिया गया है। हैरान थियोडोर ने आवाज़ सुनी कि लंबी नींद से जागने के बाद ग्लेटन बहुत भूखा है और जल्दी किताबों से उसका पेट भरो। उस प्राणी को देखते हुए मेन कैरेक्टर जानना चाहता था कि क्या ये आवाज़ उसी की है। सिस्टम ने बताया कि टाइम बस 10 मिनट है और भूख मिटाने के लिए 4 किताबें चाहिए। थकाहारा गहरी सोच में डूबा थियोडोर समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हाथ को देखते हुए और सोचते हुए मेन कैरेक्टर ने नोट किया कि उस आवाज़ पर सोचने से पहले उसे ये समझना होगा कि ये प्राणी क्या है। घुटने पर हाथ रखकर थियोडोर ने सोचा कि हाथ हल्का सुन्न हो रहा है और ये सपना नहीं है। फिर भी यकीन करना मुश्किल था। उसने कहा कि अब तक तो वो मैजिक यूज़ नहीं कर पाया था, समझ नहीं आया कि अब कैसे हो गया। एक याद उभरी जिसमें वो मैजिक के एक एग्जाम में था। थियोडोर ने कहा कि जो मंत्र कभी काम नहीं करता था वो एक पल में चल गया। हाथ आगे बढ़ाकर उसने सोचा कि शायद वो फ्लैश सिर्फ एक एक्सीडेंट था। क्या सच में वो एक बुकशेल्फ फोड़ सकता है? फिर जले हुए हाथ को देखते हुए थियोडोर ने नोट किया कि ये सब उसी की वजह से है जो किताबें खा रही है। उसके चेहरे पर असली मुस्कान आ गई। मेन कैरेक्टर को यकीन था कि ये उसका चांस है। हाथ पर टिकते हुए थियोडोर ने कहा कि वो उन बातों पर सोचने लगा जो बोली गई थीं कि अगर वो 10 मिनट में 4 किताबें खा लेगा तो बिजली वाले मंत्र जैसा ही होगा। कंधे पर हाथ रखकर मेन कैरेक्टर ने सोचा कि वो किताबों में लिखी शक्तियां सोखकर अपनी बना सकता है।
उस प्राणी को देखते हुए थियोडोर ने उसका नाम जानने की कोशिश की। प्राणी ने कहा कि नाम तभी बताएगा जब उसे खिलाया जाएगा। चेहरा थोड़ा पास ले जाकर मेन कैरेक्टर ने पूछा कि अगर नहीं खिलाया तो? प्राणी बोला कि फिर जो सबसे पहले मिलेगा उसे खा जाएगा। थियोडोर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। लकड़ी की रेलिंग पर टिकते हुए उसने लाइब्रेरी की गहराइयों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। यकीन दिलाते हुए मेन कैरेक्टर ने नोट किया कि प्राणी भूखा नहीं रहेगा। प्राणी को देखते हुए थियोडोर ने कहा कि उसने कहा था वही बता रहा है। ध्यान देते हुए कि प्राणी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसने नोट किया कि उस रहस्यमयी आवाज से बहुत कुछ नया सीखा। खाई गई किताबों में से एक उसकी जीभ की जकड़ में थी। थियोडोर ने समझाया कि ग्लटन एक ग्रिमॉयर है जिसकी जड़ें बहुत पुरानी युग में जाती हैं, जिसे इतिहास और रिकॉर्ड से मिटा दिया गया है। उसने कहा कि ग्रिमॉयर अपनी शक्ति बढ़ाता है और भूख मिटाता है मैजिकल आइटम्स खाकर। खुली किताब उस प्राणी के पेट की गहराई में थी। थियोडोर ने कहा कि प्राणी द्वारा खाई गई किताबें मालिक को शक्ति देती हैं और अगर ग्रिमॉयर की भूख न मिटी तो वो अपने मालिक को ही खाना शुरू कर देगा। अपना हाथ ध्यान से देखते हुए थियोडोर ने नोट किया कि ग्लटनी पहनने वाले की पोटेंशियल को देखता है और उसकी पावर को किसी भी स्पेल से ज़्यादा अच्छे से अनलीश कर सकता है। अपनी हथेलियां ऊपर उठाते हुए उसने बताया कि ये मैजिकल ग्रिमॉयर किताबों या खाए गए ऑब्जेक्ट से एसेंस निकालता है और बोला कि जितना ज़्यादा बैरियर को उस ऑब्जेक्ट की समझ होगी उतनी ज़्यादा उसकी इफेक्टिवनेस होगी। मेन कैरेक्टर के चेहरे पर मुस्कान थी। अपना मुक्का भींचते हुए उसने ऊपर उठाया। अपने ख्यालों में थियोडोर बहुत खुश था कि धीरे धीरे उसे सब समझ में आना शुरू हो गया है। फिर उसने मुक्का खोला और सोचा कि वो तो बस एक स्टूडेंट है जिसने दिन रात पढ़ाई की थी, जबकि उसके पास कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं थी। एक आउटकास्ट जो कभी मैजिशियन नहीं बन पाया, एक ऐसा स्टूडेंट जिस पर किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन अब उसने नोट किया कि मैजिक सीखने में बर्बाद किए गए सारे साल आखिरकार काम आ गए। लाइब्रेरी के फर्श पर बैठकर स्माइल करते हुए थियोडोर अपने ख्यालों में खो गया। सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि अतीत की सारी परेशानियां अब कोई मायने नहीं रखती। अपनी हथेली देखते हुए मेन कैरेक्टर ने डिक्लेयर किया कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अब्जॉर्ब करेगा। तभी बड़े टॉवर के पास से कुछ आवाजें आईं। अकेडमी के स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखकर आपस में बातें करने लगे। एक स्टूडेंट को कॉरिडोर में भागते हुए देखा गया। एक आदमी ने ताली बजाई और बोला कि अकेडमी ग्राउंड्स में भागना सख्त मना है। कई टीचर्स पौधों की देखभाल कर रहे थे। आगे देखते हुए एक टीचर ने कहा कि ध्यान दो, वो लोग कितनी हलचल कर रहे हैं, सोच रहे थे कि आखिर इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है। प्रोफेसर ने बोला कि उन्हें देखकर याद आता है कि जवानी जीने का सबसे अच्छा टाइम है। टीचर की तरफ देखते हुए प्रोफेसर ने नोट किया कि उसका पेट इतना बड़ा हो चुका है कि अब वैसा मस्ती करना मुश्किल है और बोला कि लीचेस पर एक और स्टडी करना बुरा आइडिया नहीं है। पास खड़े टीचर ने पूछा कि क्या प्रोफेसर को पता है कि लीचेस के पास जॉइंट्स नहीं होते, इसलिए वो ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते। विंस की तरफ ध्यान देते हुए प्रोफेसर ने पूछा कि क्या उसने फिर से हॉलीडेज के दौरान अकेडमी में रहने का फैसला किया है। हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़ते हुए उसने बोला कि हाँ सही है, और ऐड किया कि उसके पास बहुत काम है क्योंकि साल की शुरुआत के झंझटों की वजह से अब तक सब सॉर्ट आउट करने का टाइम ही नहीं मिला। मग को होठों से लगाते हुए प्रोफेसर ख्यालों में खो गया। थोड़ा सावधान होते हुए उसने पूछा कि क्या विंस ये कहना चाहता है कि ये सब उसी स्टूडेंट की वजह से है। चश्मे के नीचे से विंस की आंखें साफ दिख रही थीं और वो उसकी तरफ देख रहा था। कॉफ़ी ऑफर करते हुए उसने बोला कि उसे नहीं लगता कि ये बात करने की सही जगह है और पूछा कि क्या वो सहमत है। फिर एक टीचर अपनी जगह से उठ गया। उसका हाथ टेबल पर था। विंस की तरफ जाते हुए एक अनजान आदमी ने बोला कि वो उसे ढूंढ नहीं पाया। विंस की नज़रें हैरानी में ढकी हुई थीं। मुस्कुराते हुए अनजान आदमी ने पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है और बोला कि इससे उसे अजीब लग रहा है। वो तो बस कुछ सवाल पूछना चाहता था। कॉफ़ी पीते हुए विंस सवालों का इंतजार कर रहा था। चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान लेकर अनजान आदमी ने बोला कि बस 2 मिनट लगेंगे। फिर विंस की तरफ देखते हुए उसने कहा कि उसे बस कुछ क्लियर करना है। विंस ने हाथ पॉकेट में डाले और वहीं जम गया। मग होठों से लगाते हुए उसने बोला कि वो सवाल का इंतजार कर रहा था। ठुड्डी पर हाथ रखकर अनजान आदमी ने थियोडोर मिलर के बारे में पूछा और कहा कि उसे इस साल निकाला नहीं गया है और पूछा कि क्या उसने कोई प्रोग्रेस की है। विंस की नज़रें फिर से हैरानी से भरी थीं। दांत दिखाते हुए उसने कॉफ़ी पीना रोक दिया। नीचे देखते हुए विंस ने सोचा कि क्या वो किसी नोबल फैमिली के लड़के से बात कर रहा है जिसने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया, और बोला कि उसे मैजिक मिला ही नहीं, इसलिए वो लड़का मेहनत से पढ़ाई करता है। सोचते हुए विंस ने बोला कि ये सब बेकार है क्योंकि थियोडोर अपना नॉलेज प्रैक्टिकली यूज़ ही नहीं कर पाता और एग्जाम्स के टाइम वो बस सिर दर्द है। इसलिए उसने सोचा कि आखिर इस नॉलेज का क्या फ़ायदा होगा और ऐड किया कि मेन कैरेक्टर को अपना जोश कंट्रोल करना चाहिए और बोला कि स्टूडेंट को सबसे पहले अपनी लिमिट समझनी चाहिए। शॉक्ड अजनबी की तरफ देखते हुए विंस ने बताया कि उसने थियोडोर को इसलिए रुकने दिया क्योंकि उसने कहा था कि वो पढ़ाई करना चाहता है। गंभीर चेहरा बनाकर उसने बोला कि टीचर का फ़र्ज़ है कि स्टूडेंट को सही रास्ते पर गाइड करे और पूछा कि क्या अजनबी ये कहना चाहता है कि वो इसमें फ़ेल हो रहा है। घबराते हुए अजनबी ने बोला कि उसे स्टाफ लिस्ट बनानी है।
हाथ उठाकर उसने माफ़ी मांगी और बोला कि शायद गलती हो गई है, और कहा कि वो लिस्ट दोबारा चेक करेगा, और विंस को गुड लक बोला। विंस की तरफ पीट किए हुए जाते हुए अजनबी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में प्रोफेसर है। विंस की नज़र अकेडमी की खिड़की की तरफ चली गई। सामने देखते हुए वो ख्यालों में डूब गया। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वहीं जमे रहते हुए उसने सोचा कि वो थियोडोर मिलर पर भरोसा करता है। मेन कैरेक्टर के हाथों में ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें वो कहीं लेकर जा रहा था। टेबल पर रखते हुए उसने सांस समेटी। कुर्सी पर बैठकर बोला कि अब शुरू करना चाहिए। ढेर सारी किताबों में से एक उठाकर उसने बोला कि ये एक असेसमेंट है। उसे देखते हुए थियोडोर ने कहा कि इवैल्यूएशन मैजिक मिलने के बाद किताबें चुनना बहुत आसान हो गया है। सोचते हुए उसने कहा कि बस उसे छूने भर से सारी ज़रूरी जानकारी मिल जाती है। लाइब्रेरी की बड़ी बड़ी जगहों को देखते हुए थियोडोर ने बोला कि ग्लटनी की वजह से उसने किताबों के फ़ायदों को पहचानने की स्किल हासिल कर ली है, भले ही उसने किताब पढ़ी ना हो। किताब को कसकर पकड़ते हुए मेन कैरेक्टर ने बोला कि उसकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। सोते हुए ग्रिमोयर को देखते हुए उसने कहा कि ये सब उसी की वजह से है। थियोडोर ने बोला कि अब किताबों को सॉर्ट और सिलेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। ग्लटनी की तरफ मुड़कर हैरान नज़र से मेन कैरेक्टर ने बोला कि अब उठो और खाओ। मुंह खोलते हुए मैजिकल ग्रिमोयर ने बोला कि उसे खाने के लिए 3 किताबें चाहिए। अपने ख्यालों में थियोडोर ने नोट किया कि ग्लटनी की भूख कमाल की है। डरते हुए मेन कैरेक्टर ने बोला कि टाइम टाइम पर कोई आवाज़ ग्लटनी की भूख जाहिर करती है, या फिर वो खुद बता देता है कि कितना खाना चाहता है। जब ग्रिमोयर ने किताब की तरफ नाक भौं सिकोड़ना शुरू किया तो थियोडोर ने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई, माइनस उसकी पिकी ईटिंग। जीभ निकालते हुए ग्लटनी ने अलग अलग तरह की नाराज़गी दिखाना शुरू किया। मेन कैरेक्टर ने बोला कि अगर किताब पर इवैल्यूएशन स्किल यूज़ ना करो तो ग्रिमोयर उसे देखेगा भी नहीं या थूक देगा। परेशान नज़र से थियोडोर ने सोचा कि ग्लटनी की वजह से उसने क्या क्या एबिलिटीज़ हासिल की हैं। गुस्से में ग्रिमोयर ने उसे पुकारने की कोशिश की। थियोडोर ने नोट किया कि हर किताब को खिलाने से पहले चेक करना अब उसकी हैबिट बन चुकी है। ग्रिमोयर का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मेन कैरेक्टर ने बोला कि ये 5वीं किताब है, फिर भी ग्लटनी ने उसे छुआ तक नहीं। गुस्से से थियोडोर को देखते हुए ग्रिमोयर ने बोला कि वो डिसअपॉइंटमेंट है और कहा कि उसने उसे पावर दी, लेकिन वो उसे हल्के में ले रहा है। फिर ग्लटनी ने उससे बोला कि कुछ अच्छा चुनो। हैरान प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखते हुए ग्रिमोयर ने दूसरी किताब के बारे में पूछा कि उसमें क्या है। थियोडोर के हाथ में जो लाल किताब थी, ग्लटनी ने कहा कि वो बहुत स्ट्रांग है। किताब को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने बैलेंस फैमिली की सील देखी। दोनों हाथ रखकर उसने असेसमेंट यूज़ किया। आंखें बंद करके उसने किताब से कनेक्ट होने की कोशिश की। हैरानी भरी नज़र से मेन कैरेक्टर ने बोला कि ये किताब ओरिजिनल है। उसके हाथों में माना का क्लॉट चमक रहा था। मेन कैरेक्टर ने बताया कि बैलिस्टिक मैजिक किताब का लेखक कोई और नहीं बल्कि एल्फ्रेड बैलेंस है, प्रिंस ऑफ बैलेंस। हाथ फैलाते हुए प्रिंस वहीं जम गया। थियोडोर ने बोला कि प्रिंस बनने से पहले वो बेस्ट मैजिशियन था। एल्फ्रेड के हाथों से एक पावरफुल ऑरा निकल रही थी। मेन कैरेक्टर ने बोला कि एल्फ्रेड को मैजिकल बैटल्स का मास्टर कहा जाता था और 80 साल से ज़्यादा पहले ग्रेटेस्ट मैजिशियन होने के बावजूद आज भी उसका नाम लिया जाता है। उंगली ऊपर उठाते हुए प्रिंस ने स्ट्राइक की तैयारी की। थियोडोर ने बताया कि ये सब मैजिक यूज़ करने के स्पेशल तरीके की वजह से था। एल्फ्रेड की उंगलियों पर ऑरा चमक रही थी। उसका फ्लो एक बो और एरो जैसा था। कंसंट्रेट करते हुए प्रिंस ने उंगली हथेली पर रखी और सही मौके का इंतजार किया। फिर आखिरकार उसने शॉट फायर किया। कैसल के पास खड़े गार्ड्स ने प्रिंस की पावरफुल टेक्निक पर ध्यान दिया। उनकी नज़रें हैरानी में डूबी थीं। एल्फ्रेड का मैजिक मिसाइल एक नाइट के शरीर को चीर गया। शॉट के बाद पेड़ पर कोहनी टिकाकर प्रिंस जम गया, आगे की कार्रवाई का इंतजार करते हुए। डरे हुए गार्ड्स ने लॉन्ग रेंज अटैक और जनरल की मौत का ऐलान किया। सीन को देखते हुए एल्फ्रेड ने बोला कि मिशन पूरा हो गया। प्रिंस की उंगली उसके होंठों पर थी। प्रोटैगनिस्ट ने बोला कि जो मैजिक उसने यूज़ किया वो एक एरो के शेप में था और नोट किया कि पहले सर्कल का मैजिक यूज़ करके भी उसने मेहनत से सबसे ऊंचा रैंक पा लिया। थियोडोर ने माना कि एल्फ्रेड बैलेंस एक ग्रेट आदमी था। शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रोटैगनिस्ट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी रेयर किताब इतनी देर से शेल्फ पर पड़ी हुई थी, और बोला कि अगर कोई उसे पकड़ ले तो उसने नोट किया कि ये किताब बेहद कीमती है। एक्साइटमेंट में पसीना पोंछते हुए थियोडोर ने उम्मीद की कि उसने सही चॉइस की है। किताब ग्रिमोयर को देकर मेन कैरेक्टर ने उससे बोला कि अब खाना शुरू करो। किताब खाने के बाद ग्लटनी का चेहरा संतुष्टि की मुस्कान से भर गया। थियोडोर को देखते हुए ग्रिमोयर ने बोला कि ये किताब सिंक्रोनाइजेशन के लायक है। चौकन्ना होकर मेन कैरेक्टर ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। अचानक थियोडोर साइड में लड़खड़ा गया। उसकी नज़रें सच्ची हैरानी में ढकी हुई थीं और फिर वो एक अनजान गहराई में गिरने लगा जिसके आखिर में ग्लटनी के जबड़े थे। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि ग्रिमोयर का कैरियर सिंक्रोनाइजेशन के लिए सूटेबल है और ऐड किया कि थियोडोर मिलर अभी ऑथर की मेमोरी के साथ सिंक हो रहा है। मुंह खोलते हुए ग्रिमोयर ने मेन कैरेक्टर को खाने की तैयारी की।
सिस्टम ने कहा कि जो वर्ल्ड नज़र आ रहा है वो किताब के लेखक का है और नोट किया कि अब वो अल्फ्रेड बैलेंस की मेमोरीज को फॉलो करेंगे। ग्लटनी के मुंह के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। थियोडोर अंदर जाते ही ग्रिमोयर ने मुंह बंद कर लिया। मैजिकल एनर्जी का क्लॉट सिटी सेंटर की तरफ बढ़ा। आदमी का चेहरा बालों से ढका हुआ था जो हवा की वजह से उड़ रहे थे। आंखें खोलते ही वो वहीं जम गया। इतिहास बताता है कि ये घटना लगभग 45 साल पहले बैलेंस प्रिंसिपैलिटी की फ्रंटलाइन पर हुई थी। अंधेरे में घोड़ों की टापों की तेज आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जो नाइट्स की वजह से धूल उड़ा रही थीं। एक सुनहरे बालों वाले आदमी की इमेज आई जिसकी आंखें बंद थीं। आदमी ने अपनी शहद रंग की आंखें खोली जो सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। मेन कैरेक्टर ट्रांसपोर्ट हो गया उस किताब में जिसमें बैलेंस प्रिंसिपैलिटी की 45 साल पुरानी घटनाएं लिखी थीं, जब घुड़सवार नाइट्स का एक डिटैचमेंट सुनहरे बालों वाले आदमी की लीडरशिप में दुश्मन की आर्मी के सामने बैनर लेकर खड़ा था। सफ़ेद मैजिक हैट पहनी एक लड़की उस डिटैचमेंट के लीडर प्रिंस आल्फ्रेड के पास आई और बोली कि दुश्मन का डिटैचमेंट पास ही है। नीली आंखों वाले ब्लॉन्ड को देखकर हैरानी में पड़ा मेन कैरेक्टर, जो अब एक आदमी के शरीर में था, दिमाग में पूछने लगा कि क्या ये सच में बैटलफील्ड है। अल्फ्रेड ने मुस्कुराकर बोला कि दुश्मन हमारी सोच से भी तेजी से मूव कर रहे हैं। घोड़े पर बैठा थियोडोर आगे देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ आ गया है, और समझा कि वो तो हिल भी नहीं सकता। अल्फ्रेड सब कुछ देख पा रहा था, मतलब सिंक्रोनाइजेशन एबिलिटी दूसरों की मेमोरीज को उधार ले रही थी। लड़के ने नोट किया कि दो आदमी घोड़ों पर बैठकर उसकी तरफ देख रहे थे और इसी से उसने अंदाजा लगाया कि वो किसके शरीर में है। पहले डिटैचमेंट का जनरल जिसने सफ़ेद स्कार्फ पहना था अल्फ्रेड की तरफ मुड़ा और उससे बोला कि उसे फ्रंटलाइन पर जाने दो और डिटैचमेंट को कमांड करने दो। ब्लॉन्ड प्रिंस ने आंखें बंद की और ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचने का नाटक किया, फिर हल्की हंसी हंसकर उस आदमी को मना कर दिया। शहद रंग की आंखें खोलकर अल्फ्रेड ने कॉन्फिडेंस से ऐलान किया कि वही सेना को लीड करेगा। ब्राउन ग्लव्स पहने प्रिंस ने अपने बेल्ट में लगे तलवार के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे निकालने का डिसाइड किया। अल्फ्रेड ने तलवार आसमान की तरफ उठाई और खुशी से मुस्कुराते हुए घोड़े पर आगे बढ़ गया, अपनी आर्मी को लीड करते हुए। प्रिंस का डिटैचमेंट लंबी बर्छियां बाहर निकालकर जंग में कूद पड़ा और घोड़ों के खुरों से और भी धूल उड़ने लगी। दुश्मन की आर्मी भी आगे बढ़ी, अपनी बर्छियां सामने करते हुए। दोनों डिटैचमेंट्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें घोड़े अपने सवारों के साथ गिरने लगे। सोल्जर्स हथियारों से एक दूसरे को मार रहे थे और तलवारों से वार कर रहे थे। एक दुश्मन जो ग्रे घोड़े पर था तलवार उठाए पीछे से नाइट पर चुपके से हमला करने आ रहा था। जैसे ही आने वाले अटैक को देखा, नाइट अचानक मुड़ा और दुश्मन को नोटिस किया। दोनों दुश्मन आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे थे और उनके घोड़े उछल पड़े। उनसे थोड़ी ही दूरी पर कई और दुश्मन जोरदार लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई अपने पूरे जोश में थी और प्रिंस हाथ में तलवार लिए लाल धुंध में लड़ते सैनिकों को पार करता हुआ भागा। भूरे दस्ताने वाले हाथ ने लाल आसमान की पृष्ठभूमि में अचानक लगाम अपनी ओर खींची। भूरा घोड़ा रुक गया और उसका सवार, जो कि सेना का प्रिंस और जनरल था, चिल्लाया कि खुद अल्फ्रेड बैलेंस दुश्मनों के सामने आ चुका है। आदमी ने जोर से मुंह खोलकर ऐलान किया कि अगर उनमें से कोई दिलेर है जो उसका सिर काटना चाहता है तो आकर उससे भिड़े। इन बातों के बाद प्रिंस, जो अकेला खड़ा था, दुश्मन सैनिकों से चारों तरफ से घिर गया और उस आदमी की तलवार सदमे से जमीन पर गिर पड़ी। दुश्मनों की टोली में एक लाल चोगे वाला घोड़ा नजर आया जिस पर खतरनाक सवार बैठा था। काउंट जैसन का बेटा रिचर्ड प्रिंस की तरफ तंज कसते हुए बोला कि क्या सच में उससे इतना हल्का लिया गया कि अल्फ्रेड ने अपना हथियार ही फेंक दिया। पतली मूंछ वाला आदमी एक हाथ से लगाम पकड़े प्रिंस के पास आया और दूसरे हाथ से तलवार उठाई। रिचर्ड ने तलवार खींची और हंसते हुए पूछा कि क्या अल्फ्रेड पक्का है कि वो ऐसे कपड़ों में लड़ना चाहता है, ये कहते हुए कि वो अपनी किताबों से पागल हो चुका है। इन बातों के बाद प्रिंस की आंखें गुस्से से चमक उठीं। अल्फ्रेड ने भूरे घोड़े पर बैठे बैठे अपना हाथ उस प्राणी के मुंह पर रखा जो किसी लोलुप जैसा दिख रहा था। उसका दुश्मन अपने घोड़े समेत जमीन पर गिर पड़ा, जबकि वो धूल के धुंध में खड़ा देख रहा था। सैनिकों ने सावधानी से सेना के नेता को देखा। थोड़ी सोच विचार के बाद नाइट्स ने अपनी तलवारें उठाईं और लड़ाई की तरफ बढ़े। दुश्मनों की भीड़ अल्फ्रेड पर हमला करने लगी, नुकीले हथियार उसकी तरफ ताने हुए। सुनहरे बालों वाला प्रिंस होंठ मरोड़ते हुए अपनी तर्जनी उंगली दुश्मनों की तरफ इशारा करता है और उस पर से बिजली का झटका निकलता है। अब उंगलियों से कई बिजली की धाराएं निकल रही थीं, हर एक अलग सैनिक की तरफ जाती हुई। थियोडोर ने यह सारा पागलपन देखा और सोचा कि प्रिंस के पास पूरी तरह से अलग लेवल का जादू है जो बहुत सटीक तरीके से जादू कर सकता है। मुख्य किरदार ने सोचा कि अल्फ्रेड की मैजिक रॉकेट कई बदलावों और सुधारों से गुजरी है। लड़के ने माना कि उस सुनहरे आदमी के पास इतनी ताकत है कि वो दुश्मनों को भेद सकता है, ये देखते हुए कि उसने एक घातक तकनीक का इस्तेमाल किया जो सिर्फ सबसे जिद्दी जादूगर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंछ वाला आदमी जोर से चिल्लाया, ये मांग करते हुए कि उसके हाथ हटाए जाएं। इस बीच प्रिंस 2 गार्ड से घिरा हुआ लाल सिंहासन पर आराम से बैठा था, जबकि कैदी दिल दहला देने वाली चीखें मार रहा था।
अल्फ्रेड ने देखा कि कैसे मोटे गुस्सैल आदमी को दो नाइट्स खींचते हुए उसकी तरफ ला रहे हैं। नंगे सीने वाला मूंछ वाला आदमी गुस्से में ऐलान करता है कि वो एस्ट्रो बेलफोर्ट का मार्क्वेस है और अपने पकड़ने वालों को धमकी देता है। नाइट्स बंधे हुए आदमी को धक्का देते रहे और वो गालियां देता रहा, बताते हुए कि उसकी सोशल पोजीशन मजाक की चीज नहीं है। अल्फ्रेड ने उसे हैरानी से देखते हुए मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या ये सच है। नाइट्स खड़े रहे, अपना मिशन पूरा कर चुके और प्रिंस के सामने बंधा हुआ एस्ट्रोनॉट था। सुनहरे आदमी ने तय किया कि उसे ये साफ करना है कि असल में वो कैदी है कौन। गुस्से से भरी आंखों के साथ उस मोटे आदमी पर हावी होते हुए अल्फ्रेड ने कहा कि वो बस एक अपराधी है जिसे इंसान कहने लायक भी नहीं। जब प्रिंस ने अपनी तर्जनी उंगली एस्ट्रो की तरफ की तो वो ठंडे पसीने से भीग गया और घबराकर बड़बड़ाने लगा कि कोई गलतफहमी हो गई है। उसने गोल गोल आंखों से डरते हुए देखा कि उसके उंगली के सिरे पर जादुई चिंगारी चमक रही है। वो मोटा आदमी सफाई देने लगा कि वो जंग का भड़काने वाला नहीं है। मार्क्वेस घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि अल्फ्रेड ने जादुई तकनीक से उसका सिर उड़ा दिया। प्रिंस ने नापसंदगी से नोटिस किया कि अपराधी का खून हर जगह बिखर गया और उसके चेहरे पर भी कुछ बूंदें पड़ी। अल्फ्रेड ने घृणा से आंखें बंद करते हुए कहा कि अब यहाँ हर जगह उस आदमी का खून है जिसने अपने आदमियों की परवाह एक पल भी नहीं की। उसने घूमते हुए उंगली उठाई और आदेश दिया कि मार्क्वेस एस्ट्रो के शरीर को जलाया जाए, क्योंकि ऐसा अपराधी दफनाए जाने के लायक नहीं। अल्फ्रेड ने थोड़ी देर रुककर उस आदमी को संबोधित किया जो ये सब देख रहा था, और थियोडोर हैरान रह गया कि उसने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। इधर उधर देखते हुए प्रिंस ने कहा कि लड़के को वापस जाना चाहिए। उसने अपनी शहद रंगी आंखें घुमाई और नतीजा निकाला कि थियोडोर के सवाल का जवाब कहीं और है। चलते हुए सुनहरे बालों वाला आदमी बोला कि ये उसकी आंखों से परे है और लड़के से कहा कि वो खुद जवाब ढूंढने की कोशिश करे। एक फिरोजी निशान प्रकट हुआ जिसने दिखाया कि अल्फ्रेड बेलेंस के साथ सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो चुका है। कुर्सी पर बैठे थियोडोर हैरानी में पीछे गिर पड़ा और जोर की आवाज हुई। लड़के ने किताब के हीरो की बातों के बारे में सोचते हुए अपना हाथ चेहरे पर रखा और उंगलियों से झांकने लगा। गिरी हुई कुर्सी से उठते हुए थियोडोर ने अपनी हाल की किताब में डूबने की याद पर सोचा और नतीजा निकाला कि यह अजीब लेकिन काम का एक्सपीरियंस था। उठने की कोशिश छोड़कर लड़का पीछे की ओर लेट गया, अपनी जैकेट कुर्सी पर रखे हुए, और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में सोचता रहा। बिजली चमकते हाथ को उठाकर थियोडोर ने उत्साह से नतीजा निकाला कि अब वो प्रिंस अल्फ्रेड की मैजिक मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है, ये समझते हुए कि सिंक्रोनाइजेशन के बाद वो स्पेल सीख लेगा। उसने नई जादुई शक्ति को देखा और सोचा कि अल्फ्रेड की सारी रिसर्च नोट्स अब उसके दिमाग में घूम रही हैं। फिर थियोडोर ने अपना हाथ डर से देखा, ये न समझते हुए कि स्पेल अभी भी काम क्यों कर रहा है, और जोरदार धमाका हुआ। मुख्य किरदार मुंह खोले और भौहें चढ़ाए हैरानी में अपने उठे हाथ को देखता रहा और एनर्जी का बहाव नोटिस किया। वो आंखें चौड़ी कर लेता है ये देखकर कि बहाव रुक नहीं रहा। अचानक थियोडोर के हाथ से लगातार निकलती चमकदार एनर्जी की वजह से जोरदार धमाका हुआ। वो जादुई बहाव अचानक फट गया, इमारत की दीवार तोड़ दी और तरह तरह के मलबे गिरने लगे। थियोडोर ने लकड़ी की बीम्स में बने उस बड़े छेद को देखा जो उसकी उंगली की एनर्जी फ्लो से बना था, और ऊपर से मलबा गिरने लगा। लकड़ी के कई टुकड़े उसके चेहरे पर गिरे और उसने नाराजगी से सोचा कि छत टूट गई है। उसने अपना हाथ ऊपर फैलाए रखा, हथेली आसमान की तरफ, जो अब जोरदार झटके की वजह से बुरी हालत में थी। थियोडोर उठकर उसी गिरी हुई कुर्सी पर पद्मासन में बैठ गया, अपनी धुआं निकलती हथेली को देखता रहा और समझा कि भले ही उसने अल्फ्रेड का यूनिक जादू सीख लिया हो, उसका शरीर अभी उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। गंभीर चेहरा बनाकर उसने सोचा कि वो पहले ही सेकंड सर्कल की सारी उपलब्ध मैजिक सीख चुका है, लेकिन अभी भी उसमें मैजिकल पावर की कमी है। और तभी उसने समझा कि उसे ग्लटन से क्या पूछना है। लड़के की हथेली में काला छोटा सा अस्तित्व जाग गया, इंतजार करते हुए कि इस बार उसका वाहक उससे क्या पूछेगा। थियोडोर ने अपनी बात शुरू की, एक सार ढंग से शब्द दर शब्द बोलते हुए। अपनी जैकेट पर बैठा लड़का अपनी फैली उंगलियों वाली हथेली पर भौएं चढ़ाए बोला कि वो जानना चाहता है कि मैजिकल पावर कैसे बढ़ाई जाए। इस बीच ग्लटन ने आंखें तिरछी करते हुए पूछा कि क्या थियोडोर उससे मैजिकल पावर की जानकारी मांग रहा है। मुख्य किरदार ने उत्साह से उस प्राणी से पूछा कि वो अब तक चुप क्यों था, और सुझाव दिया कि शायद उसके पास इस बारे में नॉलेज ही नहीं था। ग्लटन ने हर शब्द के बाद रहस्यमयी ठहराव लेते हुए बाहर निकली आंखों से बोला कि असल में लड़के को ये बताना चाहिए कि उसे कौन सा तरीका चाहिए। थियोडोर ने आंखें तंग की और नापसंदगी से उसे देखा और हैरान होकर पूछा कि वो क्या बोल रहा है। बोर हुआ ग्लटन अपने शब्द खींचते हुए बोला कि लड़का एकदम बेवकूफ़ है, और समझाया कि उसका सवाल बहुत ही वेग था। थियोडोर ये सुनकर हैरान रह गया कि ग्लटन ने कहा कि मैजिकल पावर पाने के सैकड़ों तरीके हैं और वो सिर्फ एक ही सिखा सकता है। उसने प्राणी को दूरी से घूरते हुए देखा। जब ग्लटन ने कहा कि सवाल दोबारा सही से पूछो, थियोडोर घबराकर पसीना पसीना हो गया। उसने साफ किया कि कौन सा तरीका सबसे असरदार है, और ग्लटन की प्रतिक्रिया तुरंत आई, क्योंकि उसने आंखें बाहर निकालकर कहा कि यही सवाल था जिसका उसे इंतजार था।
एक फिरोजी स्क्रीन प्रकट हुई जिसमें दिखाया गया कि एसेंस अब्जॉर्ब करने की पाबंदी हटा दी गई है। आगे टैबलेट्स ने बताया कि अब ग्लटन खुद को भर सकता है सोते समय भी, और एसेंस अब्जॉर्ब करने से ऑब्जेक्ट की कुछ क्षमताएं भी निकाली जाएंगी। इसी बीच वो ह्यूमनॉइड क्रीचर पत्थर को छूता है, फिर उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और स्क्रीन पर दिखता है कि हर वो चीज़ जिसमें मैजिकल पार्टिकल्स हैं वो पहनने वाले की मैजिकल पावर बढ़ा देगी, और अब ग्लटन शापित चीज़ों से भी पेट भर सकता है। थियोडोर ने ठोड़ी पर अंगूठा टिकाते हुए सोचते सोचते पूछा कि क्या अब सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि बाकी चीज़ें भी सैचुरेशन का सोर्स हो सकती हैं, और क्या उसने सही समझा? ये सुनकर ग्लटन चौड़े से हंस पड़ा और बोला कि उसका होस्ट तो सब बहुत जल्दी पकड़ लेता है। फिर थियोडोर ने परेशान होकर चेहरा हाथ से ढक लिया, सोचते हुए कि मैजिकल ऑब्जेक्ट्स तो शायद अकेडमी में हज़ारों होंगे, लेकिन सब लोग उनको प्रॉपर्टी मानते हैं, और किताबों के उलट जिन पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, हर आर्टिफैक्ट अपने कीपर से प्रोटेक्टेड है। लड़के ने भौहें चढ़ाकर नीचे का हिस्सा हाथ से ढक लिया। अचानक थियोडोर के दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया और वो फर्श से उठते हुए खिड़की की तरफ देखने लगा जहां से धूप अंदर आ रही थी। अब लड़का खुली खिड़की पर खड़ा सोच में डूबा था, जहां से सफ़ेद पर्दे हवा में उड़ रहे थे। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और नीचे का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। अकेडमी के लंबे और अच्छे से बने हुए मैदानों को देखकर, जो गेट से घिरे थे, थियोडोर ने सोचा कि शायद जवाब उसे इन दीवारों के बाहर मिलेंगे। लाल ग्लासेज को 2 उंगलियों से ठीक करते हुए टीचर विंस ने कहा कि ये उस लड़के की बाहर जाने की परमिशन है। आदमी ने सफ़ेद दस्ताने वाले हाथ से पेपर दिया और स्टूडेंट ने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। अकेडमी के बाहर का रास्ता देखते हुए थियोडोर हल्की मुस्कान के साथ प्रोफेसर को टाइम देने के लिए शुक्रिया बोला। फिर विंस ने थोड़े अजीब एक्सप्रेशन के साथ गाल पर हाथ रखा, कुछ क्लियर करना चाहा। प्रोफेसर कुर्सी पर बैठे थे, सोचते हुए थियोडोर को देखते रहे जो निकलने वाला था, और धीरे से पूछा कि क्या उसने मैजिशियन बनने का इरादा बदल दिया है। ये सुनकर थियोडोर ने हाथ कसकर मुट्ठी में भींच लिए। उत्साह से उंगलियां घुमाते हुए विंस ने सीधे लड़के की तरफ देखा और समझाने की कोशिश की कि और भी प्रोफेशन है जिसमें वो कामयाब हो सकता है, जैसे एजुकेशन। प्रोफेसर ने लड़के को उलझन में देखते हुए जानना चाहा कि आखिर वो मैजिशियन बनने के पीछे इतना जिद्दी क्यों है, लेकिन थियोडोर चुप रहा। उसने आदमी की तरफ पीठ फेरते हुए सीधा कहा कि वजह बहुत सिंपल है, उसे मैजिशियन बनना है बस। पॉकेट में हाथ डालकर थियोडोर ने सीरियसली बोला कि उसे पता है ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अब वो सबको साबित करके दिखाएगा। विंस ने दस्ताने वाले हाथ जोड़कर माथा उन पर टिकाया और मुंह छुपाते हुए उसे ब्रैट कहा। फिर शरारती मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उसने सच में मैजिशियन बनने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब सीन बदलता है अकेडमी के मेन गेट पर, जहां थियोडोर बैग कंधे पर टांगे गार्ड्स को परमिशन दिखाता है। एक गार्ड ने पेपर चेक करके बोला कि सब ठीक है। सुनहरे बालों वाला गार्ड शक की नज़र से देखकर बोला कि शाम 7 बजे तक लौट आना, और थियोडोर ने मान लिया। दूसरे गार्ड ने मीनवाइल भारी गेट खोल दिया। क्लासिक ब्राउन बूट वाली एक टांग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है और आवाज़ आती है। थियोडोर हाथ पॉकेट में डाले सड़क पर खड़ा होकर वर्जिन शहर के नज़ारे देखते हुए बोला कि 3 साल में ये जगह ज़रा भी नहीं बदली। ये ट्रेडिंग सिटी थी जहां पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैजिक से चलती थी और पूरे देश का सामान बिकने आता था। यहाँ सस्ता सामान भी आराम से मिल जाता था। चलते चलते उसे 4 आर्टिफैक्ट शॉप्स मिल चुकी थी जहां उसे कुछ खरीदने को बोला गया, लेकिन उसने थकान भरी सांस लेकर मना कर दिया। थियोडोर ने बैग कसकर पकड़ा और सोचा कि आज वो किसी और मकसद से आया है। वो अचानक एक ब्लॉक में मुड़ गया, भीड़ वाली सड़क छोड़कर जहां गाड़ियां चल रही थीं। ऐसे ही उसने तय किया कि वर्जिन सिटी के आउटर इलाके पहुंचना है। तंग गली से गुजरते हुए उसे याद आया कि 3 साल पहले वो यहाँ एक ऐसे आदमी के साथ आया था जिससे अब कोई लेना देना नहीं चाहता। उस वक्त एक अजीब वजह से आया था, लेकिन इस बार इरादे बिल्कुल अलग हैं। उसने कोने से झांक कर देखा और सोचा कि जगह तो वैसी ही है। नदी के किनारे बनी पत्थर की सड़क पर निकलते हुए पुल की तरफ जाते हुए उसने समझा कि बस वही बदला है। वो वहीं खड़ा होकर अपने पुराने खुशहाल दिन याद करने लगा जब उसे अपनी लिमिट्स का पता नहीं था, और थोड़ा दुखी और नॉस्टैल्जिक हो गया। फिर गुस्से से सोचा कि जो लोग उसके खिलाफ थे वो अब सब बीते ज़माने की बात है। आंखें बंद करके कड़वाहट से बोला कि वो लोग तो बस कमीने थे जिन्होंने पीठ दिखाई। आगे बढ़ते हुए वो रुका और उसके ड्रेस शूज़ ज़मीन पर जमे रह गए। सामने उसने एक बिल्डिंग देखी जिसके शीशे रंगीन थे और ऊपर साइन पर फ्रेंड लिखा था। उसने ऊपर देखकर ध्यान से वो शब्द पढ़ा। सिर झुकाकर बेकार की भावनाएं दूर की और दरवाजे का हैंडल खींचा। बोला कि अब बेवकूफ़ी भरी यादें काफ़ी हैं। अंदर कदम रखते ही बैग की रस्सी कसकर पकड़ ली और दरवाज़ा पीछे से बंद कर लिया। अंदर खड़े होकर उसने बैग पीछे टांगे हुए पर्पल हैट वाली ब्लॉन्ड औरत से पूछा कि क्या दुकान खुली है। पर्पल ड्रेस पहने, चेहरा चौड़ी टोपी से ढका हुआ, वो लेडी लाल कुर्सी पर पाइप लिए आराम से बैठी थी और बोली कि कौन आया है। टोपी उठाकर उसने अपना पीला आंख दिखाया और उसे पुराना जान पहचान वाला पहचान लिया। थियोडोर ने उस चीज़ के बारे में पूछना चाहा जिसमें उसकी दिलचस्पी थी, लेकिन शॉप की ओनर ने बोला कि वो तो बताने में आलसी है, थोड़ा बहुत ही जानती है, अंदर जाकर खुद देख ले। थियोडोर ने नाखुश होकर देखा और सोचा कि उसे वैसे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी।
फिर उसने शक की नज़र डाली, क्योंकि ऐसे तस्करी वाली दुकानों में डिटेल्स छुपाना नॉर्मल था। वो शेल्फ्स पे पड़े सामान देखने लगा। उसने सोचा कि किस्मत अच्छी हो तो सस्ता और अच्छा सामान मिल जाएगा, वरना मरते दम तक बदकिस्मती झेलनी पड़ेगी। उसने अपने हाथ पर काले क्रीचर को देखा और सोचा कि अगर वो तैयार ना होता तो बुरा हाल हो जाता, लेकिन अब ग्लटन की पावर से उसके लिए सब चीट शीट जैसा है। पहले ग्लटन ने उसकी हथेली से सिनर्स आयरन स्वॉर्ड चेक किया, फिर ड्रामा सेबर देखा जो डेजर्ट मर्सनरीज इस्तेमाल करते हैं, और फिर आया फराक चेक किया जिसमें 300 साल पुराने इंसान की थोड़ी सी मैजिकल पावर थी। एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हुआ और शॉप का माल एनालाइज हो गया। थियोडोर ने सोचा कि रिजल्ट उम्मीद से भी बढ़िया आया। हर चीज़ की डिटेल लिखी हुई थी। फिर उसने माना कि ज़्यादातर सामान बेकार और घटिया है, लेकिन कुछ अच्छे आइटम भी पड़े हैं। पूरा बैग उठाकर उसने चौंकी हुई ब्लॉन्ड को दिया और बोला, गिन लो। लेडी मुस्कुराते हुए बोली कि तूने काफ़ी सामान उठा लिया है और इसके लिए उसे पूरे 2 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। ये सुनकर थियोडोर नाखुश हुआ और बोला कि इतना ही सामान तो जंक शॉप में 20 सिल्वर में मिल जाएगा। पर्पल लेडी ने ताना मारते हुए कहा कि तो वहीं जाके ले ले, यहाँ टाइम मत खराब कर। थियोडोर हंस पड़ा और बोला कि आमतौर पर तो यही होता है। लड़की ने हैरानी से देखा और पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि वो आम कस्टमर नहीं है। उसने अपनी पाइप उसकी तरफ बढ़ाई और कहा कि अगर तूने सही पहचाना तो वो प्राइस फिर सोच लेगी। थियोडोर ने ग्लेटन के साथ हाथ बढ़ाया और ऑब्जेक्ट के पास लगाया, फिर आंख मारकर बोला कि ये तो बहुत सिंपल है। ये एक मैजिक पाइप है, मोनोसिगरेट जैसी चीज़ जो बिना तंबाकू भी रोज़ाना इस्तेमाल हो सकती है, और ये शॉप का इकलौता आइटम है जिससे वो लड़की खुद जुड़ी हुई है। ये सुनकर लेडी ने टोपी से आंखें छुपाईं और मुस्कुराकर पूछा कि क्या वो अप्रेजर है। थियोडोर ने सीने पर हाथ रखकर उसे यकीन दिलाया कि हाँ। अंदर से घबराहट के बावजूद उसने खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश की। ओनर ने कहा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इतने टाइम बाद किसी ने उसकी दिलचस्पी जगाई। पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, हल्की सीसीटी की आवाज़ आई, स्टेप्स की आहट आई और एक दराज निकाला गया जिसमें बहुत सामान था। पर्पल लेडी कुर्सी पर बैठी रही, पैरों को क्रॉस करके, हाथ में मोना वाली पाइप लिए। उसने थियोडोर की तरफ देखा और पूछा कि वो यहाँ किस डील के लिए आया है। थियोडोर ने मुस्कुराकर उंगली उठाई और बोला कि उसे एक सिंपल सौदा चाहिए। लड़की ने कश खींचा और आंखें बंद करते हुए पूछा कि कैसी डील। थियोडोर बोला कि वो शॉप का सामान इवैल्यूएट करेगा और बदले में उससे डिफेक्टिव सामान ले लेगा। ये सुनकर लेडी पसीना पसीना होकर हैरान रह गई। फिर उसने एक और कश खींचा और बोली कि यंग मास्टर तो बकवास कर रहा है। हाथ फैलाकर थियोडोर ने कहा कि लेडी के लिए ये अच्छा सौदा है, लेकिन उसने सिर झुकाकर जिद पकड़ी और कहा कि असली प्रॉब्लम कुछ और है। वो एलिगेंट ब्लॉन्ड लड़की बड़ी उदास लग रही थी। थोड़ा हैरान होकर बोली कि ये जो अप्रेजर है ये उसे बहुत ही अजीब सी कंडीशन ऑफर कर रहा है जो सच में टेंशन देने वाली है। जब थियोडोर ने अपनी सफाई देनी चाही तो लड़की ने सख्ती से कहा कि उसके सामने मीठी बातें मत बनाओ। बहुत टेंशन में लेडी नीचे झुककर बोली कि कोई भी अप्रेजर ऐसे डील की शर्तें मानने वाला नहीं है, और ये काम तो बहुत ज़्यादा नेक लग रहा है, तो पक्का ये लड़का अब उसे बेवकूफ़ बना रहा है। दुकान की ओनर ने गुस्से में भौहें चढ़ाई और कहा कि अगर लड़के की नीयत सीरियस है तो उसे और लॉजिकल जवाब देकर कन्विंस करो। कुर्सी पर आराम से बैठी लेडी ने हाथ उठाया और उस बायर से जो कन्फ्यूज़ खड़ा था बोली कि अगर उसे सच में डील रियल लगवानी है तो कोई ठोस वजह बतानी पड़ेगी। थियोडोर पैनिक में सोचने लगा कि अगर उसने सच बोल दिया तो ग्लेटन का राज खुल जाएगा, और अगर झूठ बोला और पकड़ा गया तो डील खत्म। लड़के ने आंखें बंद कर लीं, दिमाग पर जोर डालते हुए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की। फिर अचानक उसे एक अच्छा आइडिया आया और उसने आंखें खोली। पर्पल ड्रेस वाली लेडी थोड़ी आगे झुककर पूछने लगी कि वो कितनी देर ऐसे ही खड़ा रहेगा, और बात खत्म करने वाली ही थी कि थियोडोर ने उसे रोक दिया। लड़की ने टोपी का किनारा पकड़ते हुए पूछा कि क्या उसके पास सच में कुछ कहने को है। फिर थियोडोर ने आराम से बोला माइनस कोएर्सिव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनस, और लेडी की रिएक्शन का इंतजार करने लगा। उसने टोपी की शैडो से झांकती उसकी पीली आंखों को देखकर हैरानी से देखा और चुप हो गई। पॉकेट्स में हाथ डाले खड़े थियोडोर ने पूछा कि क्या लड़की के पास वो है, लेकिन वो चुप रही। फिर उसने फिर से कंफ्यूज होकर लड़के को देखा और पूछा कि क्या वो मजाक कर रहा है। कुर्सी से उठते हुए पर्पल लेडी ने थक कर बोला कि ये सब उसे बहुत डिप्रेस करता है। लड़का उम्मीद से पीछे मुड़ा, लेकिन ओनर उदास सी पास से निकल गई। हीरोइन ने अपने पर्पल ग्लव वाले हाथ से दराज का लकड़ी का हैंडल पकड़ा और जैसे ही निकाला तो उसमें से रिबन से बंधा हुआ लाल पेपर्स का बंडल और उसके नीचे एक पंख निकला। पैकेट देते हुए लेडी ने नाराजगी से पूछा कि जब वजह पूछी तो क्यों नहीं दी। जवाब का इंतजार किए बिना ब्लॉन्ड ने पैनी नज़रों से बोला कि जब इतना यकीन है तो उसने जो कहा था उसे भूल जाए, और फिर उसका नाम पूछा। दुकान की मालकिन को देखते हुए लड़के ने कहा उसका नाम थियोडोर है, या फिर बस थियो। लड़की ने डॉक्यूमेंट देखते हुए बताया कि उसका नाम कैनीज है और वो ड्रेसमैनशिप की मैनेजर है। उसने जोड़ा कि उसकी पहचान सामने आने पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस डाल दी हैं। थोड़ी मुस्कुराते हुए लेडी ने एग्रीमेंट देखा और बोली कि सबमिशन के लिए ये वजह काफ़ी है। वहीं थियोडोर ने कहा कि एक क्लॉज और डालना है।
हैरान कैनीज ने पूछा, कौन सा? पॉकेट्स में हाथ डाले सीरियस होकर थियोडोर बोला कि उसे ये ट्रांजैक्शन कॉन्फिडेंशियल चाहिए। लड़की ने लाल पेपर पर अजीब कैरेक्टर से लिखा कॉन्ट्रैक्ट पकड़े रखा। कैनीज ने मुस्कुराकर पेन उठाया और बोली कि अगर सामने वाला सब सीक्रेट रखना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा उसका नाम ही काफ़ी होगा ताकि आगे कोई सवाल ना हो। डॉक्यूमेंट देते हुए लेडी ने उससे हाथ बढ़ाने को कहा क्योंकि अब बस थंबप्रिंट लगाना रह गया था। लड़के का अंगूठा और लेडी की उंगली लाल पेपर पर लगे और वहां से एनर्जी की लहरें निकलने लगीं। कैनीज ने हल्की हंसी के साथ एप्रेजर को देखा और बोली कि अब सब हो गया और चूंकि एग्रीमेंट की कीमत उनकी जिंदगी है, उसने लड़के पर भरोसा करने का फैसला किया। फिर उसने हाथ बांधकर उसके पीछे रखे बड़े बैग को देखा और पूछा कि क्या थियोडोर सच में सब अकेले उठाएगा। लड़का पसीने में भीग गया और थके हुए चेहरे से बोला कि वो गाड़ी ले जाने का सोच रहा है। तब कैनीज ने पूछा कि क्या उसे गाड़ी बुलानी पड़ेगी। थियोडोर ने भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा और वो खुद ही ले जाएगा। ओनर ने अजीब सी स्माइल दी। थियोडोर भारी बैग पीठ पर उठाकर चलते हुए सोच रहा था कि अगर घर की ट्रिप को बस छोटा रन समझा जाए तो वापस जाना मुश्किल नहीं होगा। वो स्पीड से एकेडमी की तरफ बढ़ रहा था कि गार्ड ने गेट से झांक कर देखा और पूछा कि क्या गेट बंद करने का टाइम हो गया। मैजिकल आर्टिफैक्ट से लदा फदा थियोडोर दरवाजे से निकलकर धड़ाम से गिर पड़ा। ब्लॉन्ड गार्ड ने हैरानी से देखा और उम्मीद से पूछा कि क्या उसके पास परमिशन है। भारी बैग के नीचे दबा लड़का चुपचाप हाथ बढ़ाकर डॉक्यूमेंट दिखा दिया। गार्ड ने कहा कि चेक करने की जरूरत नहीं है और गेट बंद कर दिया। लड़के ने शुक्रिया कहा और मदद से उठाने को कहा। अब सीन लड़कों के डॉम में चला जाता है जो धूप से जगमगा रहा था। मेन कैरेक्टर सफेद तौलिया से सिर और चेहरा पोंछ रहा था। कुर्सी पर बैठकर खुले बैग के पास थका हारा बैठा और तौलिया गले में डालकर लंबी सांस छोड़ी। अपने आप को पोंछते हुए वो सोचने लगा कि जो सामान चाहिए था वो मिल गया और अब ग्लैटन को खिलाने का टाइम है। उसने अपनी हथेली देखी जिस पर काला क्रिएचर सो रहा था और उसे उठाने की कोशिश की। ग्लैटन उठकर खुशी से खाने का इंतजार करने लगा और बोला कि क्या लड़के ने नहाया है क्योंकि आज उसकी खुशबू अलग लग रही है। थियोडोर ने घूर कर देखा और उसकी बातों को इंसल्ट समझा, फिर बोला कि आज का डिनर थोड़ा स्पेशल होगा। ग्लैटन शॉक्ड रह गया और जानना चाहा कि क्या स्पेशल है। थियोडोर ने सीने पर हाथ रखा और पीले पेंडेंट को तौलिए के नीचे से दिखाया। ग्लैटन तुरंत खाने के लिए लपका, फिर वो दोबारा हथेली में लौट आया। स्क्रीन पर लिखा आया कि वीजल का फटा हुआ पेंडेंट अब्जॉर्ब हो गया है और इसमें मैजिकल पावर कम है तो 3 मिनट लगेंगे। थियोडोर हैरान था इतनी जल्दी अब्जॉर्प्शन और बिना दर्द के नॉलेज मिलने पर। वो सोचने लगा कि अब क्या होगा। नीले लिक्विड की बूंदें डार्क मैटर से टपककर एक पूल बना रही थीं। फिर स्क्रीन ने बताया कि एसिमिलेशन कंप्लीट। शॉक थियोडोर ने देखा कि उसका सीना नीली रोशनी से चमक रहा है और लिखा आया कि फर्स्ट सर्कल स्पेल लुब्रिकेंट की मास्टरी बढ़ गई है। घबराकर उसने महसूस किया कि उसकी मना वेसल पूरी भर गई है। साथ ही उसे अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ अलग अंदर घुस रहा है, लेकिन इस बार दर्द नहीं था बल्कि अब्जॉर्प्शन जैसा था। उसने बैग से अगला आर्टिफैक्ट देखा और सोचा कि ये फीलिंग बुक्स खाने से अलग है। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। आखिरकार उसने ग्लटन को 15 चीजें खिला दी। जो कुछ भी वो लाया था सब उसने बिना निशान छोड़े अब्जॉर्ब कर लिया। लड़के को लगा कि उसके अंदर स्किल्स बढ़ रही हैं और ग्लटन का भूख कम हो रही है और आखिरकार सेकंड सर्कल की मैजिक लिमिट क्रॉस हो गई। फिर हीरो का दिल तेजी से धड़कने लगा और फैलने लगा। थियोडोर ने आंखें बंद की और नींद में भी वो थर्ड सर्कल तोड़ने का सपना देख रहा था। उसने दिल पर एक बड़ा सर्कल बना लिया। उसने वर्ल्ड ट्री की लाइनें उकेरनी शुरू की ताकि सर्कल्स के कनेक्शन तोड़ सके। हार्ट पर बनी जादुई लाइनें चमकने लगीं। थियोडोर ने दांत भींचे, मुट्ठियां कस लीं और ठान लिया कि सर्कल जल्दी से बनाना है। जैसे ही सफेद रोशनी और तेज होती, लंबी विंटर हॉलीडेज खत्म होने वाली थीं। जैसे ही क्लासेस का टाइम हुआ, स्टूडेंट्स एकेडमी आने लगे। मेन कैरेक्टर अपने बार बार कुचेले पैरों के निशान पर बर्फ में चल रहा था, जबकि बाहर सुनामी सी बर्फ उड़ रही थी और फ्लेक्स तेजी से उड़ रहे थे। थियोडोर स्पोर्टी रफ्तार में चल रहा था। उसके हाथ कोहनी पर मुड़े हुए थे और जिद करके 40 लैप गिन रहा था। लड़का जोर लगा लगाकर अपने पांव हिला रहा था, हर स्टेप पर बर्फ उड़ाते हुए। स्नोड्रिफ्ट्स पार करने के बाद थियोडोर बीच बीच में झुककर बैठ गया और थोड़ा रेस्ट करने का फैसला किया। लड़का उठकर जिद करके पुशअप्स करने लगा। उसने पहले 11 पुशअप्स कर लिए थे। पसीना चेहरा पर बह रहा था। अब उसने 199 पुशअप्स कर लिए थे, दांत कसकर। थका हुआ थियोडोर तेजी से 2 संभा पुशअप करके भारी सांस लेते हुए गिर पड़ा। आखिरी झटके के बाद जवान आदमी थककर बर्फ में पड़ा और बोल पड़ा कि हो गया। इसके बाद 2 महीने गुजर चुके थे और अब थका हारा थियोडोर, जिस पर बर्फ गिर रही थी, सोच रहा था कि अल्टरैक्शन सिंक्रोनाइजिंग ने उसे कड़ी ट्रेनिंग करने की वजह दी थी। बॉलिस्टिक मैजिक की बेसिक सच्चाई यही है कि स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में रहता है और मेन कैरेक्टर, जिसके पीछे एक ताकतवर ह्यूमनॉइड क्रिएचर खड़ा था, अब उसी सिद्धांत को मान रहा था। शुरुआती कुछ वर्कआउट्स दर्ददार थे, लेकिन जल्दी ही उसके बॉडी ने ऐसे लो इंटेंसिव शोज को अपनाना शुरू कर दिया। गोल शावर हेड से और नलों से पानी बह रहा था और खास आवाजें कर रहा था।
पम्प्ड अप थियोडोर शावर में खड़ा था और पानी उसके शरीर से बहते हुए उसने सोचा कि तीसरे सर्कल की मौजूदगी अब उसके दिल में साफ महसूस हो रही थी, जो कि 40 ऑब्जेक्ट्स के एब्जॉर्प्शन का नतीजा था। जब लड़का नल घुमा रहा था उसे अचानक एहसास हुआ कि वो लेवल पा गया है। उसने कमर पर तौलिया बांधा, ये समझते हुए कि आखिरकार वो अपने क्लासमेट्स के लेवल तक पहुंच गया है। हाथ बांधे, गाल ललचे हुए थियोडोर ने छींक ली और आंखें नाखुशी से खोल दीं। उसे ठंड लग रही थी और समझ आया कि सर्दी लगी है। दर्द भरी नज़रों से उसने ये खूबी महसूस की कि अब वो हीटेड सोफे पर बैठा है। वो कुर्सी पर झुक गया और बहुत थकावट की शिकायत करने लगा। अचानक थियोडोर ने अपनी आंखें खोली। उसने दूर की आवाज़ें सुन ली थीं। सफल ट्रेनिंग की वजह से उसके सेंसेस इतने शार्प हो गए थे कि वो दूर की आवाज़ें भी सुन पा रहा था और अब एक ग्रुप एंट्रेंस की तरफ आ रहा था। भूरे ड्रेस शूज़ में पैर माप तोलकर फर्श पर चल रहे थे। काले स्किन वाला एक लड़का, लाल बाल वाली एक लड़की और उनका बेसब्र लीडर सोफा की तरफ आए। बदतमीज लीडर ने तीसरे साल के छात्र को देखा और उसे एक फेल हुए सीनियर के रूप में पहचान लिया। गेहूं जैसे बालों वाला लड़का थोड़ा तंज कटते हुए थियोडोर की तरफ देखा और कहा कि सोफे पर ब्रेक लेना शोभा नहीं देता, और एक आंख मूंदकर उसे देखा। पास आके वो बोला कि अगर मेन कैरेक्टर बिना एकेडमी से ग्रेजुएट हुए बूढ़ा हो गया तो एकेडमी की रेपुटेशन टूट जाएगी। इसके बाद ग्रुप का लीडर शैतानी मुस्कान के साथ थियोडोर से जाने को कहने लगा और जब उसने सोफा की बैक को छुआ तो उसके हाथ में बिजली सी दौड़ गई। घमंडी लड़का थियोडोर के पास खड़ा था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस से ढका हुआ, और चिल्लाया। गुस्से में उसने आश्चर्य जताया कि सीनियर ने कैसे उसकी मैजिक को रिफ्लेक्ट किया। जब झटके के बाद जॉन गिर पड़ा, आंखें आकाश की तरफ चली गईं और मुंह खुला रह गया तो उसके दोस्त जोर जोर से उसे पुकारने लगे। थियोडोर ने अवमानना से उस आलसी कर्ता की तरफ देखा जो खुद में मौजूद स्किल को रिफ्लेक्ट नहीं कर सका। मेन कैरेक्टर उस स्थान से हटने लगा जहां घायल जॉन पड़ा था और जिसे वे उठाने की कोशिश कर रहे थे, सोचते हुए कि ऐसे लोगों से टकराव होने में अब बहुत कम समय बचा है। उसने उदास होकर सोचा कि ये सब सिर्फ एक हफ्ते में होगा। इवेंट्स एक हफ्ते बाद केमिस्ट्री क्लास में शिफ्ट होते हैं, जहां प्रोफेसर बर्नांडा सफ़ेद कोट में ऑडियंस के सामने खड़ी थी और आज के लिए एक नई कॉम्बिनेशन के बारे में बता रही थी जिसे सीखने के लिए हाई क्वालिटी मटेरियल्स और कंट्रोल लेवल चाहिए। बर्नांडा ने जेब में हाथ डालकर कहा कि वरना मौत देने वाला जहर बन सकता है। जब वे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन मेथड के बारे में बात कर रही थीं, कुछ स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे जबकि बाकी टेबल पर लेटे थे या बोर होकर किताब चेहरे पर रखे बैठे थे। थियोडोर ने एक आंख आधी खोली और टीचर की तरफ देखा। प्रोफेसर ने मैजिक एनर्जी की इन्फ्यूजन के बारे में बताते हुए उसकी तरफ नजर टिकाई। जब बर्नांडा ने अपनी बात पूरी की तो मुस्कान के साथ कहा कि अब सवालों का समय है। उसने अभी भी उदास थियोडोर की तरफ देखा और उससे टर्न किया। लाल बाल वाली लेडी ने उस जवान से कहा, जो सालों से उसकी क्लास अटेंड कर रहा है, कि क्लासमेट को समझा दे कि फुल मून पिल्स बनाना इतना मुश्किल क्यों है और कैसे वो जहर बन जाती हैं। लड़के ने कहा कि सब आसान है। अपनी सीट से उठकर उसने समझाया कि बात पर्पल अल्सर की पंखुड़ियों में है, क्योंकि अगर उन्हें ठीक से नहीं साफ किया गया तो पूरा जहरीला कंसंट्रेट मैक्सिमम तक बढ़ जाएगा और घातक हो जाएगा। बर्नांडा ने उसे चतुराई भरी नज़र से देखा और कहा कि उसने वही जवाब दे दिया जिसे हर कोई जानता था। जब प्रोफेसर ने कहा कि ये छात्र 2 साल में बिल्कुल नहीं बदला तो जवान ने उदासी से उसे देखा और फिर बर्नांडा ने उसे बुलाकर दिखाने के लिए कहा कि प्रैक्टिकल में फुल मून पिल्स कैसे बनती हैं। लड़के की आंखें शॉक में फैल गईं। आंखें बंद करके थियोडोर ने सोचा कि औरत बस उसका मजाक उड़ा रही है। मेन कैरेक्टर अम्फी थिएटर से नीचे उतर रहा था जबकि उसके क्लासमेट्स बात कर रहे थे कि वो कितना लूजर है जो अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाया। थियोडोर एक पल रुका। अगले ही सेकंड में लंबी लंबी चालों से वो प्रोफेसर के पास पहुंच गया जो नीचे इंतजार कर रही थी। थियोडोर को याद आया कि कैसे 2 साल पहले प्रोफेसर जेमिनी नासाजिनिस्टिक तरीके से अपनी क्लास लेती थी। जब उसने उन्हें आवाज़ दी तो उन्होंने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। उसने अपना हाथ उठाकर टॉपिक पर सवाल पूछा, पर प्रोफेसर जेमिनी जैसे नहीं सुन रही थी, बस लिखती रहीं और उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चिढ़ में प्रोफेसर जेमिनी ने अपने हाथ में चाक तोड़ दी। वो उस पर गुस्से से मुड़ी। उन्होंने उसे डांटा कि कैसे वो उनकी क्लास में उन्हें पढ़ा सकता है, खासकर ऐसा फेल आउट जैसे वो। थियोडोर की यादों में लौटकर हम देखते हैं कि अब वे दोनों आमने सामने खड़े हैं। थियोडोर ने सोचते हुए देखा कि अगर वो किसी कॉन्ट का बेटा होता तो प्रोफेसर के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल अलग होता। वो उदास हो गया। थियोडोर सिर्फ एक गरीब फिर भी नोबल घराना से था। यहाँ वो सबसे आसान निशाना था। थियोडोर ने केमिकल कॉम्पोजिशन एक कटोरी में मिलाया जो उसके हाथ में थी। खत्म करके उसने उस पर्पल मिश्रण को फ्लास्क में डालना शुरू किया। कुछ ही पल बाद उसने वो फ्लास्क टेबल पर रख दिया जिसमें मिक्सचर था। क्लास के सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट देखकर हैरान रह गए। उसका पोशन बिल्कुल वैसे ही निकला जैसे टेक्स्ट बुक की पिक्चर में था। ऐसा कलर तो सिर्फ तब आता है जब सब कुछ परफेक्ट प्रोपोर्शन में हो। प्रोफेसर जेमिनी पोशन को देख के हक्का बक्का रह गई। उनकी आंखें बाहर निकल आईं और मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने थियोडोर से पूछा कि उसने ये कैसे किया। थियोडोर खुद से बड़ा खुश होकर स्माइल किया।
उसने हाथ से इशारे करते हुए प्रोफेसर जेमिनी को समझाना शुरू कर दिया कि उसने ये कैसे किया। थियोडोर तो बस वही रेसिपी फॉलो कर रहा था जिसे मैजिकल कम्युनिटी ने 2 साल पहले रिवाइज किया था। बस करना इतना था कि इंग्रेडिएंट्स को न्यूट्रलाइज करके एनर्जी बराबर बांटनी थी और मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी थी। उसकी बातें सुनकर जेमिनी एक्साइट हो गई। उनके चेहरे पर पसीना टपकने लगा। थियोडोर बोर्ड से हटते हुए अपना सूट बटन करने लगा। पीछे जेमिनी शॉक में गिर सी गई। बाकी प्रोफेसर्स ने भी उसको टफ टास्क देना शुरू कर दिया उसकी स्किल्स चेक करने के लिए, लेकिन सबको पसीना आने लगा क्योंकि वो सब आसानी से कर रहा था। जल्द ही पूरे अकेडमी में ये खबर फैल गई कि थियोडोर ने परफेक्ट फुल मून पिल्स का कॉम्बिनेशन बना लिया। कुछ प्रोफेसर्स उसके रिजल्ट देखकर हैरान रह गए और मुंह खोले खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने तो उससे ज़्यादा एडवांस टेस्ट दिए थे जितना पढ़ाया गया था। लेकिन जब उसको मॉन्स्टर को टैम करने का टास्क भी दिया गया तब भी उसने आराम से कर लिया। वो सारे टेस्ट आसानी से पास करता चला गया। इस सेमेस्टर में उसने हर टाइप की मैजिक ट्राई कर ली। अब सब देख रहे थे कि वो अपना हाथ उठाकर फायर मैजिक करने वाला है, जिसमें उसे पहले बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज थी। अलग अलग टेस्ट्स ने उसकी मैजिकल पावर को ग्रो कराया और वो चौथे राउंड तक पहुंच गया। थियोडोर ने भौहें चढ़ा लीं। उसकी मना सेंसिटिविटी अभी भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन फिर भी उसकी मैजिक स्किल्स बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे थीं। प्रोफेसर विंस ने बाकी शॉक प्रोफेसर्स के सामने उसकी तारीफ की कि उसकी ताकत काफ़ी बढ़ गई है। पहली ईयर की 2 लड़कियां उसके बारे में बात कर रही थीं। एक के बाल पिंक थे और यूनिफॉर्म भी पिंक थी, दूसरी ब्लॉन्ड थी और एकेडमी का यूनिफॉर्म पहने थी। आसपास के लोगों की राय अचानक बदलने लगी थियोडोर के लिए, हालांकि जलने वाले भी बढ़ गए थे। उसकी क्लास के बुली समझ ही नहीं पाए कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। हर्षा कार्टर ठुड्डी पकड़कर सोच में था। उसके पास खड़ा मोटा लड़का गुस्से में था और लड़की की आंख से आंसू निकल आया। क्रेटर के एक दोस्त ने जो सीढ़ियों पर बैठा था उससे पूछा कि क्या थियोडोर ने उसके छोटे भाई को भी हरा दिया है, और बोला कि इसी वजह से बुली करने वाले अब कम हो गए हैं। गार्सिया ने स्माइल किया और इस बात की पुष्टि की। वो स्पीकर के सामने खड़ा हुआ। उसके पीछे एक लाल शिकारी जानवर की परछाई उभरी जिसने सामने बैठे लड़के को डरा दिया। गार्सिया ने बताया कि थियोडोर की वजह से अब उसके घरवाले सर झुकाकर चलते हैं। एक छोटे बालों वाला लड़का मुस्कुराते हुए गार्सिया से पूछता है कि थियोडोर से बदला लेने का कोई तरीका है क्या। गार्सिया उसकी बात पर हंस दिया, क्योंकि सच में एक मौका था। उसकी स्माइल और चौड़ी हो गई। उसने ठान लिया कि कल वो थियोडोर को मैजिक बैटल में हराएगा। प्रोफेसर विंस चौक लेकर बोर्ड पर लिख रहे थे और बता रहे थे कि मैजिक बैटल सब्जेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ऑडियंस की तरफ देखते हुए बोला कि इसकी वजह है कि जंग कभी भी हो सकती है और मैजिशियंस और उनकी पावर की ज़रूरत हमेशा रहती है, लेकिन मैजिशियंस की संख्या अभी भी बहुत कम है। इसीलिए हर देश सरकार को फंड करता है ताकि बैटल मैजिशियंस तैयार किए जा सकें। विंस ने अपने लाल चश्मे को एडजस्ट किया और एक एनालॉजी दी। जैसे एक विटान सोल्जर 10 लोगों को मार सकता है, वैसे ही चौथे सर्कल का एक मैजिशियन 100 लोगों को मार सकता है। उन्होंने हाथ पॉकेट में डालकर समझाया कि बैटलफील्ड पर मैजिशियन एक स्ट्रैटेजिक वेपन होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। स्टूडेंट्स उनकी बात सुनकर हैरान थे। किसी का मुंह खुला रह गया, किसी ने तो सिर पकड़ लिया। विंस ने कहा कि कम से कम सब ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन कौन बैटल मैच बनेगा ये पता नहीं। उन्होंने बोला कि अगर उनमें से कोई बन भी गया तो आर्मी उसको सबसे ऊपर का लेवल देगी और राजा खुद उसे स्पेशल टाइटल देगा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और क्लास को सुना। उन्होंने लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाते हुए कहा कि शांति के इन दिनों में भी ये एक ज़रूरी बुराई है, इसलिए करियर गाइडेंस याद रखो जो देश देता है। फिर उन्होंने उंगली उठाकर चिल्लाया और रूल्स बताने लगे। उन्होंने कहा, पहला, मैजिकल आइटम्स लेके आना मना है। दूसरा, जब तक मैच अनाउंस ना हो तब तक कोई अटैक नहीं करेगा। तीसरा, मैच का ऑर्डर बदलना अलाउड नहीं है। फिर विंस ने गुस्से में कहा कि जो भी इन रूल्स को तोड़ेगा उसे वो खुद बाहर फेंक देंगे। एरिसे ने हाथ सिर के पीछे रखकर हंस दिया। थियोडोर ने आंखें बंद की और हाथ रगड़ा। विंस ने हाथ पीछे किया और स्टूडेंट्स को सुनते रहे कि वे मैच के लिए रेडी हैं। उन्होंने सिर झुकाकर नोटबुक उठाई और खुश हो गए कि सबका एटीट्यूड अच्छा है। फिर विंस ने स्माइल करते हुए पहले ट्रेनिंग मैच की शुरुआत अनाउंस की। उन्होंने चश्मा ठीक किया और दूसरी हाथ से नोटबुक उठाई। विंस ने बोला कि अगर किसी का नाम भी लिया जाए तो भी वो चाहे तो मना कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि उन्हें फिर मौका मिलेगा। फिर उन्होंने पहला नाम अनाउंस किया, गार्सिया कार्टर। गार्सिया ने टेबल पर मुक्का मारा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। दूसरा नाम सुनकर विंस का मूड थोड़ा बदल गया। वो नाम था थियोडोर। विंस का स्माइल गायब हो गया। थियोडोर ने हाथ उठाया और गार्सिया के भाई वाले ताने को इग्नोर कर दिया। वो भी सीढ़ियों से नीचे उतरा। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। गार्सिया की पॉकेट में हाथ थे और उसके चारों तरफ मना चमक रहा था। वो स्माइल किए जा रहा था। तभी बिजली उसकी हथेली में चमकने लगी और उसके बाल करंट से खड़े हो गए। उसने थियोडोर से पूछा कि तू तो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स में आता था ना। थियोडोर ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हाथ उठाकर उसे पास आने का इशारा किया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये लड़का पागल है। विंस बीच में आए और बोला कि लड़ाई का मकसद ऑफेंसिव और डिफेंसिव मूव सीखना है, पर्सनल लड़ाई नहीं करनी। रूल्स फॉलो करो।
थियोडोर ने आस्तीनें ऊपर की और हाथ कस लिया। गार्सिया अब भी स्माइल कर रहा था। विंस ने समझाया कि जैसे ही कॉइन जमीन को छुएगा तब स्पेल्स अलाउड होंगे। उन्होंने कॉइन उछाला। कॉइन हवा में घूम रहा था। जैसे ही उस पर वृत्त वाला आदमी देखा, विंस ने थियोडोर को रेडी होने को कहा। कॉइन का साइड बदलते ही उन्होंने गार्सिया को अटैक के लिए रेडी बोला। कॉइन जैसे ही गिरा, मैच शुरू हो गया। गार्सिया ने बिजली का स्पेल छोड़ा और थियोडोर की तरफ फेंक दिया। थियोडोर ने हाथ क्रॉस करके बैरियर स्पेल लगाया। पीला बैरियर तुरंत बना और बिजली रोक ली, लेकिन फिर क्रैक होकर टूट गया। थियोडोर उसके बीच से साफ दिख रहा था। उसके चारों तरफ हल्का धुआं उठा। उसने सोचा कि गार्सिया ने सबसे तेज बिजली अटैक यूज किया जीतने के लिए। क्लास में उसकी शील्ड पावर सबसे ज्यादा है। थियोडोर ने फिर हाथ उठाया और मुट्ठी कस ली। उसने सोचा कि सिंपल मैजिक से शायद ना हो, लेकिन अब जीतने की उम्मीद थी। गार्सिया उसको हल्के में ले रहा था और यही उसका फायदा था। उसने गुस्से में भौहें चढ़ाईं। गार्सिया धुआं हटाते हुए बोला कि क्लास के सबसे कमजोर स्टूडेंट्स आमतौर पर चोट खाते हैं। थियोडोर ने हाथ उठाकर बोला, रुक भाई, तू जीत अभी मान मत ले, थोड़ी देर रुका रहता। गार्सिया गुस्से में था और समझ नहीं पा रहा था कि थियोडोर ने उसका अटैक कैसे रोक लिया। थियोडोर स्टांस में खड़ा हुआ और स्पेल छोड़ा। उसके पीछे लाल रंग के भाले बन गए। उसने होंठ दबाए और मुट्ठियां कस लीं। उसने आंखें तिरछी करके गार्सिया की तरफ देखा और फायर स्ट्राइक छोड़ा। गार्सिया ने बैरियर स्पेल एक्टिवेट किया। उसके चारों तरफ गोल्डन बैरियर बना। उसने थियोडोर की कोशिश पर हंस दिया, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ गईं और चिढ़ सा गया कि ऐसा स्पेल वो अगली बार कभी रिपीट नहीं करेगा, वरना उनके बीच का गैप और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अचानक उसके बैरियर में दरारें फैल गईं। थियोडोर का स्पेल गार्सिया के बैरियर को तोड़ गया। गार्सिया गुस्से में था कि थियोडोर ने सारे फायर स्ट्राइक्स एक ही पॉइंट पर फोकस किए बैरियर तोड़ने के लिए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वो दरारें देखता रह गया। पूरा फायर स्पेल की पावर उसके बैरियर के ऊपर वाले हिस्से पर कॉन्सेंट्रेट हो गई। गार्सिया का बैरियर टूट गया और वो खुद हवा में उड़ता हुआ पीछे गिरा। उसने हाथ क्रॉस करके चेहरा ब्लास्ट से बचाया। गार्सिया शॉक में थियोडोर को देख रहा था। उसका बैरियर टूट चुका था और अब वो समझ नहीं पा रहा था कि थियोडोर के स्पेल से खुद को कैसे बचाए। क्रॉस किए हुए हाथों के बीच से वो थियोडोर को दूर खड़ा देख रहा था, ये सोचते हुए कि उसने इतना खतरनाक स्पेल कैसे यूज किया। वो अपने दुश्मन को देख रहा था और समझ ही नहीं पा रहा था कि थियोडोर ने स्पेल की ट्रेजेक्ट्री कैसे बदल दी। गार्सिया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने थियोडोर को गुस्से से घूरा। उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल आई और उसने तय किया कि अब वो सीरियसली लड़ेगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जो लाल चमकने लगी। उसके लिए स्पेल कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन अगर ध्यान केंद्रित करे तो जीतने का मौका था। गार्सिया ने मुट्ठी खोली और उसकी हथेली से आग की चमक निकली। हथेली के बीचों बीच एक तेज रोशनी थी। उसने ठान लिया कि अब वो थियोडोर को कुचल देगा। उसने एक और फायर स्पेल तैयार किया जो उसकी हथेली में चमक रहा था। मना की एनर्जी से उसके बाल खड़े हो गए और उसके चारों तरफ लाल धुंध छा गई। उसने हाथ घुमाया जिसमें इग्निशन स्पेल था और एक फायरबॉल थियोडोर की तरफ फेंक दिया। फायरबॉल थियोडोर के पास पहुंच रहा था जिसने हाथ क्रॉस किए हुए थे। थियोडोर ने हाथ बढ़ाया और ट्रायंगुलर बैरियर बनाने का सोचा। उसके चारों तरफ एक ट्रायंगुलर बैरियर बनने लगा। अगर अटैक दोनों तरफ से आता तो उसकी पावर कम हो जाती। फायर स्पेल उस बैरियर से टकराकर उछल गया। धुएं और बैरियर की वजह से बाकी ऑडियंस को रिजल्ट दिखा नहीं। कुछ स्टूडेंट्स खड़े हो गए और देखा कि धुंध से कोई बाहर आ रहा है। वो थियोडोर था। वो धुंध से निकलकर गार्सिया की तरफ चला आ रहा था। गार्सिया डर गया, उसका मुंह खुला रह गया और आंखें बाहर आ गईं। वो समझ ही नहीं पाया कि थियोडोर उसका स्पेल झेल कैसे गया। थियोडोर ने सिर उठाया और बोला कि अब उसकी बारी है। उसकी हथेली लाल होने लगी और उससे भाप उठने लगी। उसने मुट्ठी भींची और उससे आग की चमक निकली। गार्सिया गिर पड़ा और डर के मारे पीछे रेंगने लगा। उसने टाइम मांगा रिकवर होने का। थियोडोर ने हाथ घुमाया जिसमें फायर स्पेल कॉन्सेंट्रेट किया और सीधा गार्सिया की तरफ छोड़ दिया। स्पेल उसके शरीर को सीधा पार कर गया। गार्सिया की आंखें उलट गईं, मुंह खुला रह गया। होश खोने से पहले उसने शौक में खुद से पूछा कि थियोडोर ने फिर बैरियर कैसे तोड़ दिया। स्पेल उसके सीने में लगा और वो उड़कर उल्टी दिशा में चला गया। विंस ने देखा कि गार्सिया उड़कर बैरियर से टकरा गया। ऑडियंस में सब शॉक्ड रह गए। सबने देखा कि कार्टर फैमिली का यंग मास्टर गार्सिया छोटे से थियोडोर से पिट गया। थियोडोर ने छाती पर मुक्का मारा और जीत की खुशी जताई। कई स्टूडेंट्स खड़े होकर उसका नाम चिल्लाने लगे। गार्सिया स्पेल्स खाने के बाद जमीन पर पड़ा था। वो दीवार की तरफ देख रहा था जिससे टकराया था। अब उसे एहसास हुआ कि डिफेंड करने का कोई मतलब नहीं था। उसने गुस्से से थियोडोर की तरफ देखा और उसे दोष दिया। वो उठने लगा और विंस ने उसे नोटिस किया। गार्सिया गुस्से में बोला कि वो अचानक अटैक से मिली हार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले ही उसके पास मना ना बचा हो। थियोडोर ने हाथ क्रॉस किए और उसे देखा। गार्सिया झुकते हुए और सीने की चोट पकड़ते हुए थियोडोर को ड्यूएल का चैलेंज दे दिया। उसने अपनी जैकेट से चुपके से एक मैजिकल ऑब्जेक्ट निकाला।
उसने नाक सिकोड़कर गुस्से में दांत पीसे और बोला कि कार्टर फैमिली की इज्जत के नाम पर वो थियोडोर से रीमैच चाहता है। ब्लैक सूट पहने एक लड़के ने अपनी जेब से लाल पीला छोटा सा ऑब्जेक्ट निकाला। प्रोफेसर विंस, जो दूर से पॉकेट में हाथ डाले देख रहे थे, सब समझ गए। उनकी लाल गोल चश्मे के पीछे आंखों में कंफ्यूजन था, लेकिन उन्हें मजाकिया लगा कि हारते ही गार्सिया ने दोबारा चैलेंज कर दिया। विंस की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने सोचा कि अगर गार्सिया की ये हार की खबर फैली तो कार्टर फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन गार्सिया की आंखों में अब सिर्फ हत्या की प्यास और रेपुटेशन का डर था। विंस ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि जीत के लिए गार्सिया अब आर्टिफैक्ट्स का सहारा ले रहा है, उन्हें ये फाइट रोककर उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने थियोडोर की तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखों में भी गुस्सा जल रहा है। थियोडोर गुस्से में खड़ा था, आस्तीन ऊपर किए हुए। उसने एक हाथ मुट्ठी में कस लिया, दूसरा फैलाया और दोनों हाथ सामने रखे। गार्सिया पागलों की तरह चीखा। उसकी आंखें और हाथ लाल लाल चमकने लगे। उसके चारों तरफ ऑरेंज ऑरा आ गया और उसके पीछे एक जानवर का आउटलाइन दिखने लगा। उसके कपड़े और बाल लाल हो गए। थियोडोर पसीने से तर था। उसने एक भौं उठाई और बोला कि गार्सिया पागल हो गया है। गार्सिया पूरी ताकत से चिल्लाया और फायर ट्रांसफॉर्मेशन बुलाया। उसने घूरते हुए थियोडोर से पूछा कि क्या वो उसका घातक अटैक झेल पाएगा। थियोडोर ने शांत होकर कहा कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है। गार्सिया गुस्से से चिल्लाया कि उसका बैरियर इस बार नहीं टिकेगा और सरेंडर कर दे। थियोडोर ने अहंकारी अंदाज में पूछा कि उसे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। उसने ताना मारा कि गार्सिया आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है। थियोडोर मुस्कुराया और बोला कि वो ये सब एक ऐसे स्टूडेंट के खिलाफ कर रहा है जो उससे हर चीज़ में कमज़ोर है। गार्सिया गालियां देने लगा और बोला कि वो अगले वर्ल्ड में देख लेगा। थियोडोर ने शांत स्वर में कहा कि वो यहाँ उसकी बकवास सुनकर टाइम खराब कर रहा है। उसने अपनी छाती पर उंगली मारी और बोला कि अटैक कर। गार्सिया हंसा और बोला कि जीत हार अब कोई मायने नहीं रखती। उसने हाथ में आग भरी और बोला कि अब वो थियोडोर को जला देगा। उसने पूरी ताकत से फायर अटैक छोड़ा। पूरा रूम आग से भर गया। थियोडोर ने आंखें बंद करके सोचा कि सही है, बैरियर काफ़ी नहीं होगा क्योंकि गार्सिया ने चौथे सर्कल का फायर यूज़ किया है। लेकिन उसने सोचा कि गार्सिया भूल गया कि इंटरेक्शन नेचुरल होते हैं। थियोडोर ने आंखें खोलीं और ज़मीन पर हाथ रखा। उसके चारों तरफ स्टोन डोम बन गया। गार्सिया का अटैक उससे टकराया और पत्थर टूटकर उड़ गए। धूल और धुआं फैल गया। विंस दूर से लड़ाई देख रहे थे। बाकी स्टूडेंट्स डर से सब देख रहे थे। गार्सिया ने सोचा कि थियोडोर मर गया, लेकिन तभी पत्थरों के बीच से एक मुट्ठी बाहर आई। थियोडोर खड़ा था, हाथ ऊपर किए हुए। उसने पूछा कि गार्सिया क्लास में सोता था क्या, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एलिमेंट्स की नेचर पढ़ाई गई थी। गार्सिया की आंखें बाहर आ गईं और उसने शॉक में चिल्लाया। विंस ने स्माइल किया और धीरे से सुस्कारा लिया, गार्सिया से डिसअपॉइंट होकर। विंस ने फाइट एंड घोषित की। वो गार्सिया के पास पहुंचे और उसे खड़ा होने का आदेश दिया। गार्सिया ने डरते हुए सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विंस ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और गुस्से में उसके गाल पर मुक्का मारा। गार्सिया जमीन पर गिर पड़ा। वो खून से लथपथ पड़ा था और बोला कि वो सब एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन विंस ने उसकी शर्ट पकड़ ली और गुस्से में पूछा कि उसने क्लास में आर्टिफैक्ट कैसे यूज किया। गार्सिया डर के मारे आधे शब्द भी नहीं बोल पाया। विंस के चेहरे पर नसें फूली हुई थीं। उन्होंने हाथ खोलकर लाल डायमंड शेप का सिंबल दिखाया। गार्सिया खून से लथपथ होकर भी सफाई देने लगा। विंस ने गुस्से में उसे ऊपर उठाया और कहा कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ, अब ये बहाने बना रहा है। गार्सिया ने कहा कि उसके पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि फैमिली की इज्जत दांव पर थी। विंस ने दांत पीसते हुए पूछा कि आखिर फैमिली की इज्जत बची भी क्या। फिर उन्होंने गार्सिया को फेंक दिया और बोला कि क्लास खत्म होने के बाद उसके लिए सजा तय की जाएगी। थियोडोर चौंक गया जब विंस ने उसका नाम जोर से पुकारा। उन्होंने आदेश दिया कि वो लैब में आए। थियोडोर कंफ्यूज था, लेकिन मान गया। वो रिसर्च बिल्डिंग में पहुंचा। दरवाजे को देखते हुए उसने सोचा कि वक्त आ गया है। चलते चलते उसने सर खुजलाया और सोचा कि विंस ने उसे बुलाया है, शायद उसकी अनोखी ग्रोथ की वजह से। उसके माथे पर पसीना आ गया क्योंकि अब सब उसे शक की नज़र से देख रहे थे। उसने सिर उठाया और लैब का बोर्ड देखा। उसने माथे पर हाथ रख लिया और सोचा कि न तो सॉल्यूशन है, न सच्चाई बताई जा सकती है। उसने हथेली में मौजूद ग्लटनी को देखा और सोचा कि इसे लोग ब्लैक मैजिक समझ लेंगे और फिर उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुख्य किरदार ने मन ही मन गाली दी और भौहें चढ़ाईं, सोचते हुए कि अभी भी उसके पास निकलने का रास्ता है। थियोडोर ने धीरे से लकड़ी के दरवाजे पर खटखटाया और प्रोफेसर से अंदर आने की इजाज़त मांगी। जैसे ही लैब से विंस की ऊंची आवाज़ आई, लड़के के चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। थियोडोर धीरे से दरवाज़ा खोला। प्रोफेसर मेज़ पर किताब लिए बैठे थे। उन्होंने मेन कैरेक्टर का स्वागत किया और बोले कि वो अभी अभी पेडागोजिकल काउंसिल से लौटे हैं। विंस हल्की मुस्कान के साथ फ्रेंडली तरीके से बोले कि बैठो और आराम से रहो। प्रोफेसर ने मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहा कि उन्हें चिंता थी कि थियोडोर को चोट लगेगी, लेकिन देखने से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था।
हीरो विंस के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और सुना कि दोपहर की घटना पार्टियों के कॉपरेशन से सुलझ गई थी और इस फैमिली के हेड अर्ल कार्टर खुद आकर माफी मांग गए थे। प्रोफेसर ने कहा कि यह मसला एकेडमी के लिए काफी सेंसिटिव था। डायरेक्टर भी डर रहे थे डिसीजन लेने से और विंस को कुछ बोलने भी नहीं दिया गया, पर आखिर में कार्टर फैमिली के हेड खुद आकर माफी मांग गए और बोले कि वो माफी थियोडोर तक पहुंचा दें। प्रोफेसर हंसकर बोले, बस अब काम की बात करते हैं। हीरो का मुंह खुला रह गया जब विंस ने अचानक वही आर्टिफैक्ट निकाला जो पहले गार्सिया इस्तेमाल करता था। थियोडोर ने कंफ्यूज होकर उस चीज को देखा और हिचकिचाते हुए बोला कि शायद ये वही रोरिंग फ्लेम है। प्रोफेसर ने हल्की भौहें चढ़ाईं और कंफर्म किया, कहते हुए कि वो बेवकूफ गार्सिया ने उसे बेवकूफ बनाया था। विंस बोले कि इस आर्टिफैक्ट में हॉक नाम के फायर कोयोट की आत्मा है और इसका यूजर हॉक की एबिलिटीज पा लेता है और मैजिक को आग में बदल देता है। विंस रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराए और बोले कि ये काउंट की तरफ से माफी है, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं और थियोडोर को बस इसे स्वीकार करना होगा। प्रोफेसर ने आर्टिफैक्ट हीरो के और करीब किया और बोले कि अब ये चीज उसकी है। थियोडोर ने भौं उठाई और नर्वस होकर पूछा कि कहीं विंस मजाक तो नहीं कर रहे। प्रोफेसर हंसते हुए बोले कि वरना हीरो को खुद एक्सपल्शन के मुद्दे से निपटना पड़ता और अगर माफी न मानी जाती तो गार्सिया को निकालने का इंतजाम कर देते। थियोडोर ने पसीना पोंछते हुए मुस्कुराया और बोला कि अब उसके पास अफसोस करने जैसा कुछ नहीं है। विंस ने चश्मा ऊपर चढ़ाते हुए कहा कि उसने समझदारी का फैसला लिया है। प्रोफेसर ने हाथ बांधकर चुपचाप देखा कि हीरो आर्टिफैक्ट हाथों में घुमा घुमाकर देख रहा है। अचानक विंस घबरा गए और उंगलियां मसलने लगे, लकड़ी की टेबल की ओर देखते हुए। प्रोफेसर ने आंखें बंद की और मेन कैरेक्टर का नाम लिया। आर्टिफैक्ट छाती में रखने जा रहे थियोडोर डर के मारे जम गए जब विंस ने उनसे एक सवाल पूछने को कहा। उंगलियां जोड़कर देखते हुए प्रोफेसर बोले कि वो और ये लड़का पूरे 3 साल साथ रहे हैं और विंस को भी अफसोस है कि थियोडोर की स्किल्स अलग अलग पाबंदियों की वजह से रुक गईं। थियोडोर ने आंखें बंद की और झुककर बैठ गया, जबकि विंस बोले कि विंटर हॉलीडे के बाद से वो उतना नहीं बदला बल्कि पूरा अलग इंसान हो गया है। थियोडोर ने संदेह से आंखें खोलीं जब विंस बोले कि अगर वो जवाब न देना चाहे तो ठीक है, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं है जो स्किल बढ़ाने के लिए गंदे काम करेंगे। प्रोफेसर मुश्किल से बोल रहे थे कि एक मेंटर होने के नाते वो हर तरह की मदद देने को तैयार हैं, पर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। थियोडोर ने होंठ काटे बेचैनी में। विंस चुपचाप उसकी रिएक्शन देखते रहे और बोले, सब सच बता दे। हीरो सोच में पड़ गया कि कबूल करे या झूठ बोले। उसे लगा कि जल्दी या देर लाइब्रेरी से गायब किताबों का पता चल ही जाएगा और साथ ही ग्लटनी का राज भी खुल जाएगा। उसने सोचा कि इसके बाद तो एकेडमी तो दूर, सड़क पर भी नजर नहीं आ पाएगा। प्रोफेसर लगातार उसकी ओर देख रहे थे, जवाब का इंतजार करते हुए। थियोडोर ने हिचकिचाते हुए विंस की ओर देखा और चुप रहा, फिर आंखें बंद कर बोला कि जैसा प्रोफेसर चाहें। उसने अपना हाथ बाएं कंधे पर रखा और विंस से बोला कि इस हाथ को देखें। थियोडोर ने बंद आंखों के साथ बाईं हथेली उठाई जिस पर एक छोटा सा काला धब्बा था। वो फैलने लगा और पतले काले धुएं के रूप में हथेली से बाहर भी निकलने लगा। विंस टेंशन में आकर पसीना पसीना हो गए और पूछने लगे, ये क्या बला है? काला धुआं चेहरे पर आया तो हीरो ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा कि प्रोफेसर फिक्र मत करें, बस देखते रहें। विंस हैरान होकर उसे देखते रहे। जब उसने हाथ को मुट्ठी में कस लिया और उससे और ज्यादा काला धुआं निकलने लगा, तभी उसने बोला कि अब निकल जाओ। पूरा कमरा गुलाबी रोशनी से भर गया। थियोडोर गुलाबी धुंध और काले धुएं के बीच खड़ा होकर ठंडे लहजे में बोला कि लंच का टाइम हो गया। प्रोफेसर ने डर से आंखें फाड़ दी और मुंह खोला, तभी लैब में तीसरी आवाज गूंजी। प्रोफेसर विंस ने उलझन में थियोडोर को देखा। वो जो देख रहे थे उससे हैरान रह गए। उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा नाम लेकर कि आखिर वो कर क्या रहा है और यहाँ उसके साथ हो क्या रहा है। मिलर शांत चेहरे के साथ प्रोफेसर को देखता रहा। ग्लटनी से डार्क एनर्जी निकल रही थी जिसने पूरा कमरा घेर लिया। वो चमक रहा था। थियोडोर ने नोट किया कि अब ग्लटनी के स्नैक का टाइम है। ग्लटनी ने खुशी से मुंह खोला। प्रोफेसर जाडिस ने मेन कैरेक्टर को देखा और पुरानी बातें याद की। विंस कुर्सी पर बैठ गए, कोहनियां पीछे टिकाईं और थियोडोर को देखने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या थियो अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट था। थियोडोर मिलर ने उनकी बात कंफर्म करते हुए कहा, हाँ वही हूं। हीरो ने आंखें बंद कर लीं। उसने कहा कि अब ग्रेड से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्जिन एकेडमी में स्किल्स ही असली चीज हैं। विंस ने शांत नजरों से सवालिया अंदाज में देखा। हाइडेल ने कहा कि थियोडोर गलत है और जोड़ा कि उसने अपने स्टूडेंट को इस वजह से नहीं बुलाया। प्रोफेसर विंस ने उत्सुकता से उसे देखा, हथेली पर ठोड़ी टिकाकर। उन्होंने कहा कि उसकी लर्निंग एबिलिटी यहाँ सबसे बेहतर है। फिर विंस ने मिलर से पूछा कि उसके इन शब्दों पर क्या राय है, खासकर अगर प्रोफेसर विंस उसका सपोर्ट करें तो वो एकेडमी में बना रहेगा। हीरो को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें खाली थीं और वो सोच में डूबा था। उसने नोट किया कि इन शब्दों के बाद जैसे उसके दिमाग में कुछ चमका, क्योंकि वर्जिन एकेडमी में सब उसे दुश्मन जैसे लगते थे। हीरो ने हाथ से ग्लटनी छोड़ा और उसका मैजिकल ग्रिमॉयर झट से प्रोफेसर की टेबल पर रखे आर्टिफैक्ट को जीभ से पकड़ लिया। थियोडोर ने नोट किया कि प्रोफेसर विंस पर वो किसी अनजानी वजह से पूरी तरह भरोसा कर सकता है।
ग्लटनी बहुत खुश हुआ। वो आर्टिफैक्ट को पास खींचने लगा। मिलर ने कहना शुरू किया कि उसके सामने रखा यह आर्टिफैक्ट उसके हाथ से जहां ग्लटनी था गड़गड़ाहट की आवाज़ें करने लगा। ग्लटनी ने और तेज़ी से उसे मुंह में घुसाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर ने आंखें जोर से भींच लीं। वो शौक और सरप्राइज में थे। हीरो ने ग्लटनी को आदेश दिया कि रोरिंग फ्लेम आर्टिफैक्ट को निगल लो। प्रोफेसर का दफ्तर गुलाबी धुएं से भर गया। मिलर का हाथ टूटते तारे की तरह चमक रहा था, पर हीरो शांत खड़ा था। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि फ्लेम कटिंग आर्टिफैक्ट कंज्यूम हो गया है। यह आर्टिफैक्ट काफ़ी कीमती और हाई क्वालिटी का है। ग्लटनी ने भारीपन से उसे चबाया। हीरो अपनी पूरी ताकत से खड़ा रहा। सिस्टम ने बताया कि यह मेडेलियन कार्टर फैमिली की खास टेक्निक से बना है और ब्लड अलायंस से एक्टिव होता है। सिस्टम ने यह भी बताया कि इसका इस्तेमाल यूज़र की मैजिकल पावर को टेम्परेरी बढ़ाता है और उसे फ्लेम मैजिक में बदल देता है। थियोडोर से गुलाबी आग निकल रही थी। प्रोफेसर विंस चुपचाप सब देखते रहे। ग्लटनी ने मुंह खोला। हीरो का हाथ कांपने लगा। पल भर में मिलर और गहरी धुंध में ढक गया। प्रोफेसर हाइडल सदमे में बैठे रहे। पसीना बह रहा था, फिर भी वो ध्यान से अपने स्टूडेंट को देख रहे थे। विंस ने थियोडोर से कहा कि अब से सब कुछ डिटेल में बताए। थियोडोर नर्वस होकर उनके सामने बैठा और कांपते हुए उन्हें ध्यान से देखता रहा। हाइडेल ने नोट किया कि मिलर असल में ये कहना चाहता है कि उसकी बाईं हथेली में अब ऐसा ग्रिमॉयर है जो आर्टिफैक्ट और मैजिक वाली किताबें निगलता है। थियोडोर का चेहरा पसीने से भीगा था। हाइडेल ने आंखें बंद करके सांस छोड़ी। प्रोफेसर गंभीर थे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब मिलर के पास ग्रीडी ग्रिमॉयर है। हाइडेल ने हाथ बांधे और हीरो को देखा। उन्होंने आगे कहा कि ग्रिमॉयर का नॉलेज सोच से परे है और उसकी ताकत तभी मिलती है जब यूज़र उस चीज़ की वैल्यू समझे। उन्होंने समझाया कि इसके अलावा यूज़र उस चीज़ की मैजिकल एबिलिटीज़ भी सीख सकता है। प्रोफेसर ने पूछा कि वो सही हैं या गलत। थियोडोर ने शर्म से सिर झुका लिया। मिलर ने कहा कि वो गहरी माफ़ी चाहता है। हाइडेल बोले कि लेकिन एकेडमी के प्रोफेसर होने के नाते वो ये अप्रूव नहीं कर सकते कि ग्रिमॉयर को उनकी लाइब्रेरी की किताबें खिलाई गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर नाक के सामने रखे और बोले कि प्रिंसिपली सब ठीक है, क्योंकि थियोडोर के लिए ये लाइफ एंड डेथ का मामला था, है ना? विंस ने पूछा। हाइडेल ने यह भी जोड़ा कि अगर हीरो ने ग्लटनी ग्रिमॉयर को खाना खिलाना बंद किया तो वो होस्ट को ही खा जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस जानकारी से खुश हैं क्योंकि अब उनकी जिज्ञासा पूरी हो गई। मिलर का हाथ हल्का कांपा, जबकि प्रोफेसर विंस उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। थियोडोर ने कहा कि वो एक सवाल पूछना चाहता है, अगर मिस्टर हाइडेल को एतराज़ न हो। हाइडेल ने गंभीरता से देखा और स्टूडेंट डर से पसीना पसीना हो रहा था। प्रोफेसर विंस ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो पहले ही समझ चुके हैं कि मेन कैरेक्टर क्या पूछना चाहता है। विंस ने खास लहजे में कहा, वही सवाल कि क्यों उन्होंने ये ग्रिमॉयर मिलर से नहीं छीना, और कंफर्म किया कि क्या वही पूछना चाहता है। हाइडेल मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। प्रोफेसर विंस ने अहंकार भरे अंदाज में मेन कैरेक्टर को देखा और हाथ मेज पर रख दिए। तो आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक देना मत भूलना।